ये तुमने बिल्कुल सही कहा अदिति। धीरेन्द्र शेखावत का नाम ही काफी है। प्रिया, तुम भी इस परिवार का हिस्सा हो और तुम्हारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। तुम्हें हमारे परिवार को ये प्रोजेक्ट दिलवाने के लिए धीरेन्द्र शेखावत की मदद लेनी ही पड़ेगी। प्रिया इतनी जल्दी अपने फायदे के लिए धीरेन्द्र शेखावत की मदद नहीं लेना चाहती थी। वो चाहती थी कि पहले वो खुद को साबित करे, उसके बाद ही कभी उसके पास मदद के लिए जाए। दादाजी, कल ही तो उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है और इतनी जल्दी अपने फायदे के लिए इसका इस्तेमाल करना गलत है। मुझे खुद को साबित तो करने दीजिए। इतनी जल्दी में मैं उनसे फेवर नहीं लेना चाहती। प्रिया, साफ साफ कह दो ना कि तुम हमारी मदद करना ही नहीं चाहती। इस परिवार ने हमेशा तुम्हारी गलतियों को बर्दाश्त किया। तुम्हारे चलते हमारी कितनी बदनामी हुई, लेकिन फिर भी हमने तुमसे रिश्ता नहीं तोड़ा। हमारी ना सही, कम से कम दादाजी की इज्जत की तो परवाह करो। बहुत सेल्फिश हो तुम। प्रिया जानती थी कि अदिति उसे डिसीजन लेने के लिए प्रेशराइज कर रही है। प्रिया चाहकर भी उन्हें खुल के ना नहीं कह पा रही थी। मैं अपने परिवार की मदद करना चाहती हूँ, मगर इस तरह नहीं। तुम मदद करना चाहती हो ना, तो बस फिर बात खत्म हुई। दादाजी, सुना ना आपने? प्रिया हमारी मदद करने को तैयार है। एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। ठीक है, तो फिर ये तय हुआ कि प्रिया इस प्रोजेक्ट को हासिल करने में धीरेन्द्र शेखावत की मदद लेगी। कहो प्रिया, हमारे लिए ये करोगी ना तुम? प्रिया कुछ भी जवाब दे, इससे पहले राजीव ने प्रिया की ओर से एक शर्त रख दिया। हाँ दादाजी, प्रिया आपकी मदद जरूर करेगी, लेकिन इसके लिए आपको भी प्रिया के लिए कुछ करना होगा। क्या कहना चाहते हो तुम? मुझे प्रिया के लिए क्या करना होगा? ज्यादा कुछ नहीं, बस आपको वादा करना होगा कि अगर प्रिया इस प्रोजेक्ट को हासिल करने में कामयाब हो जाती है तो आप उसे इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज बनाएंगे और सारे फैसले प्रिया ही लेगी। इसके साथ साथ इस प्रोजेक्ट से कमाए गए करोड़ों रुपयों में से 5 करोड़ आप प्रिया को देंगे। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? दादाजी तुम्हारी कोई बात नहीं मानेंगे। और वैसे भी तुम होते कौन हो हमारे फैमिली मैटर्स में बोलने वाले? ये डिसीजन आपको लेना है। सोच लीजिए आप क्या चाहते हैं। आपके लिए अपनी जिद ज्यादा जरूरी है या फिर ये प्रोजेक्ट? मुझे मंजूर है। लेकिन दादाजी, मैं फैसला ले चुका हूँ। अब मुझे इस पर कोई बात नहीं करनी। आप सब अब जा सकते हैं। प्रिया को आज तक अपने परिवार से सिर्फ बेइज्जती ही मिली थी। ये पहली बार था कि उसका परिवार उससे मदद लेने के लिए खड़ा हो। प्रिया बेहद खुश थी। वो राजीव को गले लगा के उसे थैंक यू कहना चाहती थी, लेकिन वो ये नहीं कर पाई। ये सब कुछ राजीव की वजह से ही हो रहा था। भानु प्रताप के घर से बाहर निकलने के बाद प्रिया ने राजीव को किस किया और मुस्कुराते हुए उसे बाय कहकर वहाँ से चली गई। प्रिया के किस करने के बाद राजीव की तो मानो धड़कनें ही बढ़ गई हों। कुछ देर तक तो वो प्रिया के ख्यालों में ही खोया रहा। फिर उसे याद आया कि अब उसे कुछ जरूरी काम करना है। राजीव ने कुणाल मेहरा को फोन किया और आगे जो कुछ भी करना है उसे समझाया। अगली सुबह राजीव प्रिया के घर गया। राजीव उसे द मेहरा एम्पायर ले जाने आया था ताकि वो प्रोजेक्ट के लिए बात कर सके। प्रिया ने धीरेन्द्र शेखावत को इस प्रोजेक्ट के बारे में बता दिया था, लेकिन फिर भी प्रिया काफी नर्वस थी। काफी देर तक तैयार होने के बाद प्रिया और राजीव द मेहरा एम्पायर के लिए निकल पड़े। द मेहरा एम्पायर के गेट पर पहुंचने के बाद प्रिया ने देखा कि कई जानी मानी कंस्ट्रक्शन कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव्स अपने चेहरे पर निराशा लिए वहां से निकल रहे थे। ये नजारा देखकर प्रिया और भी ज्यादा घबराने लगी। राजीव ने उसे समझाया और अपना बेस्ट प्रेजेंटेशन देने को कहा। राजीव को वहीं छोड़कर प्रिया कंपनी के अंदर जाने लगी। राजीव ने प्रिया को जाते देख तुरंत कुणाल मेहरा को फोन लगाया। प्रिया अंदर आ रही है, तुम बिल्कुल वैसा ही करना जैसे मैंने तुमसे कहा है। प्रिया कंपनी के अंदर दाखिल होते ही रिसेप्शन में पहुंची। वहाँ 2 रिसेप्शनिस्ट्स खड़ी थी। हेलो, आई एम प्रिया वर्मा। मैं प्रोजेक्ट के सिलसिले में बात करने आई हूँ। प्रिया वर्मा का नाम सुनते ही दोनों रिसेप्शनिस्ट्स अचानक से घबरा गईं। ये वही नाम था जिसे उन्हें स्पेशली अटेंड करने को कहा गया था। हेलो मैम, आप प्लीज हमारे साथ आइए। रिसेप्शनिस्ट प्रिया को लिफ्ट में ले गई और 19 फ्लोर का बटन दबाया। प्रिया अब भी काफी नर्वस थी। 19 फ्लोर में लिफ्ट का दरवाजा खुला और सामने कुणाल मेहरा खड़े थे, मानो वो प्रिया का ही इंतजार कर रहे हों। मैम, ये कुणाल सर है, इस कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट। आपको इस प्रोजेक्ट के लिए इन्हीं से बात करनी होगी। कुणाल मेहरा का नाम सुनकर प्रिया का मुंह खुला रह गया। उसने नहीं सोचा था कि उसे डायरेक्टली कुणाल मेहरा से बात करनी पड़ेगी। प्रिया के हाथ पैर ठंडे पड़ गए।
हेलो मिस प्रिया, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। हेलो सर, मैं यहाँ इंटरनेशनल वेकेशन रिजॉर्ट के लिए वर्मा बिजनेस हाउस की तरफ से बिड करने आई हूँ। मिस प्रिया, लेट्स डिस्कस थिंग्स इन माय कैबिन। कुणाल मेहरा और प्रिया दोनों कैबिन के अंदर चले गए। प्रिया ने कुणाल को एक फाइल दी जिसमें वर्मा बिजनेस हाउस की पूरी वर्किंग डिटेल थी। साथ ही प्रिया ने फुल कॉन्फिडेंस के साथ कुणाल मेहरा के सामने इस प्रोजेक्ट को लेकर एक प्रेजेंटेशन भी दिया। प्रिया की बातें सुनने के बाद कुणाल मेहरा काफी देर तक उसकी फाइल को स्टडी कर रहे थे। उसी दौरान प्रिया के मन में हजारों ख्याल आ रहे थे। ओ गॉड, कहीं धीरेन्द्र शेखावत की मदद लेना इन्हें गलत ना लगा हो। अगर ऐसा हुआ तो ये प्रोजेक्ट मुझे कभी नहीं मिल पाएगा। मिस प्रिया, कल रात मुझे धीरेन्द्र शेखावत ने फोन किया था और आपके बारे में बताया। सच कहूँ तो मुझे यूँ किसी की सिफारिश लेकर काम देना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे लगा कि जरूर आप में काबिलियत नहीं होगी, तभी आप उनसे सिफारिश करवा रही हैं। कुणाल मेहरा की बातें सुनकर प्रिया की नजरें नीची हो गई। क्या सचमुच प्रिया से डिसअपॉइंट होकर कुणाल मेहरा उन्हें ये प्रोजेक्ट नहीं देने वाले थे? आखिर इसके बाद क्या हुआ होगा? कंग्रेचुलेशंस मिस प्रिया, ये प्रोजेक्ट आपको मिलता है। कुणाल मेहरा की बात सुनकर एक बार प्रिया को अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ। जी सर, क्या कहा आपने? आपसे मिलने से पहले मुझे आपको लेकर डाउट्स थे, लेकिन आपके प्रेजेंटेशन एंड कॉन्फिडेंस लेवल को देखकर मैं काफी इम्प्रेस्ड हूँ। मुझे बेहद खुशी होगी ये प्रोजेक्ट वर्मा बिजनेस हाउस को सौंपकर। आप इस एग्रीमेंट को पढ़ लीजिए और 2-3 दिनों में कॉन्ट्रैक्ट साइन करके अपना काम शुरू कर सकते हैं। इट वॉज अ प्लेजर मीटिंग यू मिस प्रिया। प्रिया कांपते हुए हाथों से एग्रीमेंट लेकर धीमी आवाज में कुणाल मेहरा से बोली, थैंक यू सो मच। प्रिया को ऐसा लग रहा था मानो वो कोई सपना देख रही हो। ऑफिस से निकलते वक्त उसने खुद को चुट्टी काटी ताकि उसे एहसास हो सके कि वो कोई सपना नहीं देख रही है। बाहर निकलते ही उसने राजीव को अपने सामने पाया। प्रिया भागती हुई गई और राजीव के गले लग गई। ये प्रिया की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। राजीव, आई एम सो हैप्पी। ये देखो, मेरे हाथ में प्रोजेक्ट का एग्रीमेंट है। मुझे अब भी भरोसा नहीं हो रहा है कि हमें ये प्रोजेक्ट मिल गया है। मैं कहीं कोई हसीन सपना तो नहीं देख रही? अरे प्रिया, संभालो खुद को, कहीं तुम खुशी से पागल ना हो जाओ। ये तो बस शुरुआत है, तुम देखना आगे तुम्हें इससे भी ज्यादा खुशियां मिलेंगी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा था कि तुम्हें ये प्रोजेक्ट जरूर मिलेगा। Congratulations and I'm so proud of you. थैंक यू सो मच राजीव। मुझे जल्दी से मेरे घर ले चलो। मैं सबसे पहले ये गुड न्यूज माँ को देना चाहती हूँ। राजीव प्रिया को उसके घर ले गया। घर पहुँचते ही प्रिया जल्दी से अपनी माँ के पास गई और अपनी माँ को गले से लगा लिया। माँ, ये देखिए, आखिर मुझे प्रोजेक्ट मिल ही गया। मुझे पूरा भरोसा था कि मेरी बच्ची जरूर सफल होगी। ये तुम्हारी मेहनत से ही हुआ है। तुमने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ झेला है। बस अब भगवान तुम्हें ढेर सारी खुशियां दे। माँ, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। मुझे जल्दी से खाना खिलाओ। इसके बाद मुझे दादाजी के पास भी तो जाना है ताकि उन्हें भी ये खुशखबरी दे सकूं। प्रिया को प्रोजेक्ट मिलने की खबर अब पूरे वर्मा फैमिली में फैल चुकी थी। शाम को वर्मा फैमिली भानु प्रताप वर्मा के घर में इकट्ठा हुई। भानु प्रताप उस प्रोजेक्ट के एग्रीमेंट को बड़े ध्यान से पढ़ रहे थे। घर के बाकी लोग उन्हें घेर कर बैठे हुए थे। काफी देर तक प्रोजेक्ट एग्रीमेंट को अच्छी तरह पढ़ने के बाद भानु प्रताप वर्मा कहने लगे, ये प्रोजेक्ट मिलना हमारे बिजनेस के लिए वाकई बहुत बड़ी बात है। अब वर्मा बिजनेस हाउस को सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। हालांकि ये प्रोजेक्ट प्रिया ने हासिल किया था, लेकिन वर्मा फैमिली में से कोई भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। उन्हें प्रिया की काबिलियत पर नहीं बल्कि धीरेन्द्र शेखावत के सिफारिश पर भरोसा था। इसलिए वहाँ मौजूद कोई भी इंसान इस सक्सेस का क्रेडिट प्रिया को नहीं दे रहा था। राजीव इस बात को अच्छी तरह से समझ पा रहा था। वो सब तो ठीक है दादाजी, पर आपको अपना किया वादा तो याद है ना? आपके वादे के मुताबिक आप प्रिया को 5 करोड़ रुपए देंगे। 5 करोड़ रुपए की बात सुनते ही वहाँ मौजूद हर एक इंसान के चेहरे का रंग उड़ गया। उनकी आंखों में प्रिया के लिए हेट एंड जेलसी साफ नजर आ रही थी। प्रोजेक्ट हासिल होने के बाद अब कोई भी नहीं चाहता था कि प्रिया को उसकी मेहनत का इनाम मिले। मुझे अपनी बात अच्छी तरह से याद है। मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगा। प्रिया को इस प्रोजेक्ट का इनाम जरूर मिलेगा। मैंने कुछ प्लान किया है जिसके बारे में मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। क्या प्लान किया है आपने दादाजी?
वर्मा बिजनेस हाउस को इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, इसकी जानकारी पूरे शहर को होनी चाहिए। मैंने इस सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए परसों एक ग्रैंड पार्टी ऑर्गेनाइज की है, जिसमें शहर के तमाम बड़े बिजनेस हाउसेस को इनवाइट किया है। इस पार्टी के बाद सोसाइटी में हमारे स्टेटस को 4 चांद लग जाएंगे। इस पार्टी के दौरान मैं प्रिया को सबके सामने उसका इनाम भी दे दूंगा। व्हाट अ फैंटास्टिक प्लान। इस सक्सेस पार्टी के बाद पूरे शहर ही नहीं, पूरे देश में हमारा नाम हो जाएगा। और फिर सबके सामने प्रोजेक्ट इंचार्ज पोजीशन मिलने पर लोग मुझे भी मेरे नाम से पहचानने लगेंगे। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। प्रिया के चेहरे पर खुशी देखकर राजीव को बहुत अच्छा लग रहा था। प्रिया को खुश रखने के लिए राजीव पूरी दुनिया को उसकी कदमों मिलाकर रखना चाहता था। इस मीटिंग के बाद सभी अपने घर चले जाते हैं। भानु प्रताप को अकेला देखकर साकेत उन्हें मैनिपुलेट करने के लिए उनके कमरे में जाता है। अदिति पहले से ही भानु प्रताप के साथ उनके कमरे में बैठी होती है। अदिति को वहाँ देख पीयूष भी उसके साथ बैठ जाता है और भानु प्रताप से बातें करने लगता है। दादाजी, आपको अंदाजा भी नहीं है कि आपने आज कितना गलत फैसला लिया है। प्रिया को आप प्रोजेक्ट इंचार्ज बनाने की भूल कैसे कर सकते हैं? क्या मतलब है तुम्हारा? आखिर ये प्रोजेक्ट हमें प्रिया के चलते ही मिला है, हमें उसे उसकी मेहनत का इनाम तो देना ही होगा। किस मेहनत की बात कर रहे हैं आप दादाजी? उसने सिर्फ धीरेन्द्र शेखावत को फोन करके इस प्रोजेक्ट के लिए रिक्वेस्ट करने के अलावा और कोई मेहनत नहीं की है। उसमें ऐसी कोई खास बात नहीं है कि वो अपने दम पर ये प्रोजेक्ट हासिल कर सके। अदिति बिल्कुल ठीक कह रही है दादाजी। आप ये मत भूलिए कि प्रिया कुछ ही समय में उस राजीव से शादी करने वाली है। प्रोजेक्ट इंचार्ज बनने के बाद सारे फैसले प्रिया नहीं बल्कि राजीव लेगा और शादी के बाद धीरे धीरे वो हमारे बिजनेस हाउस पर कब्जा कर लेगा और हम देखते रह जाएंगे। ये क्या कह रहे हो तुम साकेत? वो लड़का हमारे बिजनेस को हथियाना चाहता है। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। आप खुद ही सोचिए, 5 करोड़ का इनाम और प्रोजेक्ट इंचार्ज वाला आइडिया भी तो उस राजीव का ही था। प्रिया तो उसके इशारों पर चलने वाली पॉपेट है। कितनी चालाकी से उसने प्रिया के जरिए 5 करोड़ रुपए भी कमा लिए और जल्दी एक बाहर वाला होने के बावजूद हमारे बिजनेस को भी हथिया लेगा। ही इज डैम स्मार्ट। हमारे खानदान को मोहरा बनाकर वो सब कुछ हासिल करना चाहता है। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वर्मा बिजनेस हाउस मेरे जीवन भर की मेहनत है। उस लड़के की इतनी हिम्मत कि वो हमारे खानदान की ओर नजरें उठाकर देखे, मैं उसके इरादे समझ चुका हूँ। अदिति और साकेत भानु प्रताप को मैनिपुलेट कर चुके थे। लेकिन दादाजी, आपने तो प्रिया को प्रोजेक्ट इंचार्ज बनाने और 5 करोड़ रुपए देने का वादा किया है। अब आप क्या करेंगे? अभी तक मैंने सिर्फ वादा ही किया था। उस वादे को पूरा करना है या नहीं, ये मुझ पर निर्भर करता है। तुम दोनों बस देखते जाओ। उस राजीव और प्रिया को तो मैं बड़ा झटका देने वाला हूँ। बहुत इंतजार है ना? उन्हें परसों की सक्सेस पार्टी का आने दो। उन्हें, उन दोनों को इस पार्टी में अपनी औकात समझ आ जाएगी। भानु प्रताप की बातें सुनकर साकेत और अदिति मन ही मन खुश होने लगे। ये बात तो तय थी कि भानु प्रताप अब प्रिया की मेहनत का उसे इनाम नहीं देने वाले थे। लेकिन उन्होंने सक्सेस पार्टी का जिक्र क्यों किया? आखिर भानु प्रताप उस सक्सेस पार्टी में क्या करने वाले थे? एक दिन बाद भानु प्रताप के घर में एक शानदार सक्सेस पार्टी थ्रो की गई। दिल्ली के जाने माने एंटरप्रेन्योर्स उस पार्टी का हिस्सा बने। हर कोई वर्मा बिजनेस हाउस के साथ अच्छे रिलेशंस रखना चाहता था, क्योंकि उन्हें इतना बड़ा प्रोजेक्ट हासिल हुआ था। लोग वर्मा बिजनेस हाउस के साथ कोलैबोरेट करके द मेहरा एम्पायर तक पहुंचने के सपने देखने लगे। जो लोग भानु प्रताप वर्मा को कल तक पहचानते भी नहीं थे, आज वो सब उनके लिए एक्सपेंसिव गिफ्ट्स ला रहे थे। ये सब सिर्फ और सिर्फ प्रिया की बदौलत हो रहा था। उस रात अदिति उस पार्टी का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी हुई थी। गोल्डन गाउन एंड ब्यूटीफुल डायमंड नेकलेस उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहे थे। यूं लग रहा था मानो ये पार्टी अदिति के लिए ही रखी गई हो। सब उसे ही देख रहे थे। कुछ ही देर में प्रिया और राजीव भी उस पार्टी में आए। प्रिया हमेशा की तरह एक सिंपल ब्लैक गाउन में बहुत प्यारी लग रही थी। पार्टी में इतने बड़े बड़े लोगों को देखकर प्रिया काफी एक्साइटेड हो गई। वो ये सोचकर खुश होने लगी कि आज इतने सारे लोगों के सामने उसका नाम लिया जाएगा। तभी अदिति उन दोनों के सामने आकर खड़ी हो जाती है और एरोगेंटली उनको देखने लगती है। ओह, तो तुम दोनों भी आए हो इस पार्टी में? मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम दोनों आओगे। प्रिया को तो इस पार्टी में आना ही था। आखिर आज वो यहाँ लीडिंग रोल में जो है। You are so
फनी राजीव, मुझे लगता है तुम काफी मूवीज देखते हो, है ना? कहीं ऐसा ना हो कि जिसे तुम लीड रोल समझ रहे हो वो सपोर्टिंग रोल में हो। What do you mean by supporting role? धीरे धीरे तुम्हें सब पता चल जाएगा। राजीव और प्रिया को अदिति की बातें काफी अजीब लगी। राजीव को लग रहा था कि जरूर उस पार्टी में कुछ ऐसा होने वाला है जो प्रिया के साथ गलत होगा। इतनी देर में भानु प्रताप प्रिया के पास आए और उसके सर को सहलाते हुए उससे बात करने लगे। कैसी है हमारी होनहार बच्ची? बेटा देखो, तुम्हारी वजह से आज हमें सेलिब्रेट करने का मौका मिला है। जी दादाजी। प्रिया, मैं जानता हूँ कि तुम एक समझदार लड़की हो। तुम्हें अपने दादाजी पर पूरा भरोसा है और तुम मेरे हर फैसले में मेरा साथ दोगी। मैं जो कुछ भी कहूँगा वो हमारे परिवार की भलाई के लिए ही होगा। तुम बस हमें सपोर्ट करती रहना। प्रिया को अपने दादाजी की बातें समझ नहीं आ रही थी। इस मौके पर वो ऐसी बातें क्यों कर रहे थे? प्रिया ने उनकी बातों को इग्नोर किया और पार्टी में आए लोगों को देखने लगी। राजीव और प्रिया से उस पार्टी में कोई भी बात नहीं कर रहा था। सभी गेस्ट्स अदिति को ही ग्रीट कर रहे थे, मानो ये पार्टी उसी के लिए ही रखी गई हो। जो अटेंशन अदिति को मिल रही थी वो एक्चुअली प्रिया डिजर्व करती थी। मीनवाइल भानु प्रताप ने स्टेज पर जाकर आए हुए गेस्ट को एड्रेस करना शुरू किया। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं भानु प्रताप वर्मा बिजनेस हाउसेस का हेड आप सभी का हमारे सक्सेस पार्टी में वेलकम करता हूँ। मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हमारे बिजनेस हाउस ने एशियाज लार्जेस्ट इंटरनेशनल वेकेशन रिजॉर्ट के प्रोजेक्ट को हासिल किया है। अब हम द मेहरा एम्पायर के साथ कोलैबोरेशन में काम करने वाले हैं। पूरा वर्मा हाउस तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अब मैं आप लोगों को इस ग्रैंड सक्सेस के सबसे बड़े कारण से मिलवाना चाहूंगा। हमें ये प्रोजेक्ट दिलवाने वाली कोई और नहीं बल्कि वर्मा खानदान की होनहार बेटी है। भानु प्रताप की बातें सुनकर प्रिया की आंखें चमक उठी। फुल कॉन्फिडेंस के साथ प्रिया अपनी सीट से स्टेज की ओर जाने के लिए उठी। लेडीज एंड जेंटलमैन, विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज, प्लीज वेलकम ऑन स्टेज आवर लवली डॉटर अदिति। अदिति का नाम सुनते ही प्रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे बेहद शर्मिंदगी होने लगी। ये अनाउंसमेंट प्रिया के लिए एक करारे थप्पड़ के जैसा था। लोगों की जोरदार तालियों के बीच अदिति स्टेज पर गई। हेलो एवरीवन, मैं अदिति हूँ, इस नए प्रोजेक्ट की इंचार्ज। मेरी ही प्रेजेंटेशन से इम्प्रेस होकर द मेहरा एम्पायर ने हमें ये प्रोजेक्ट दिया है। झूठ बोलना बंद करो अदिति। इस प्रोजेक्ट के लिए प्रेजेंटेशन मैंने दी थी, तुमने नहीं। सारी मेहनत मैंने की थी। अदिति को इस तरह झूठ बोलते देख और अपना सारा क्रेडिट लेते देख प्रिया से रहा नहीं गया। प्रिया की बातें सुनकर सभी लोग हैरानी से उसकी ओर देखने लगे। तुम ये कैसे कह सकती हो कि ये प्रोजेक्ट तुम्हारी वजह से मिला है? क्या इस बात का कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? हाँ, तुम अदिति, तुम मुझसे प्रूफ मांग रही हो? तुम्हें भी अच्छे से मालूम है कि कुणाल मेहरा के साथ मैंने बातचीत की थी और सिर्फ मेरी एफिशिएंसी से इम्प्रेस होकर उन्होंने हमें इतना बड़ा प्रोजेक्ट दिया। प्रिया के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था। राजीव ने कभी नहीं सोचा था कि वर्मा खानदान इतना गिर सकता है। वहाँ खड़े सभी लोग आपस में इनकी बातें बनाने लगे थे। भानु प्रताप को ये सब देखकर शर्मिंदगी होने लगी और उन्होंने मामले को रफा दफा करना चाहा। प्रिया, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? ये समय नहीं है इन सब बातों का। और फिर तुम तो काफी समझदार हो। तुम ये सब पैसों के लिए कर रही हो ना? तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, पर अभी के लिए शांत बैठो। जिस पार्टी में प्रिया को रिकॉग्निशन मिलने वाली थी उसी पार्टी में उसे इंसल्ट किया जाने लगा। मैंने आपसे ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था दादाजी। आपने तो मुझसे वादा किया था कि आप मुझे इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज बनाएंगे और इनाम में 5 करोड़ रुपए भी देंगे, लेकिन आप तो अपनी जुबान से ही मुकर गए। दिस गर्ल इज गुड फॉर नथिंग। इसे सिर्फ तमाशा करना आता है। दादाजी प्लीज आप इसकी बकवास को इग्नोर करिए। वेटर, थ्रो दिस गर्ल आउट ऑफ हियर। खबरदार, अगर किसी ने प्रिया को हाथ भी लगाया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। क्या कहा तुमने अदिति? एम आई गुड फॉर नथिंग? इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने दिन रात मेहनत की है।
न जाने कितनी रातों सोई नहीं। जिस परिवार के लिए मैंने इतना कुछ किया, आज उन्हीं से मुझे ये सब कुछ सुनने को मिल रहा है। ये तमाशा देखकर लोग वर्मा खानदान का मजाक उड़ाने लगे। भानु प्रताप ने सोचा था कि प्रिया चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त कर लेगी। प्रिया का यूं रिएक्ट करना उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अपनी बकवास बंद करो प्रिया और निकल जाओ यहाँ से। जस्ट गेट लॉस्ट। अब पानी राजीव के सर से ऊपर जा चुका था। उसने प्रिया की बहुत इंसल्ट होते देख ली थी। अब राजीव वर्मा खानदान को उनकी औकात दिखाना चाहता था। कुणाल मेहरा ने यह प्रोजेक्ट सिर्फ प्रिया से खुश होकर दिया था। वो वर्मा बिजनेस हाउस के साथ सिर्फ और सिर्फ प्रिया की वजह से कोलैबोरेट कर रहे हैं। अगर प्रिया इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं होगी तो वो इस एग्रीमेंट को कैंसिल कर देंगे। तुम बीच में ना ही बोलो तो बेहतर होगा। और वैसे भी यहाँ कोई तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करेगा। मेरी ना सही, लेकिन कुणाल मेहरा की बातों पर लोग विश्वास करेंगे ना। ओह अच्छा, ये बातें पूछने तुम कुणाल मेहरा के पास गए थे या फिर वो तुम्हारे सपने में आए थे? मुझे कुणाल मेहरा के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ देर इंतजार करो, वो खुद यहां आएंगे और अपने मुंह से सबको सच्चाई बताएंगे। सो जस्ट वेट एंड वॉच। इन लोगों ने इतनी बड़ी सक्सेस पार्टी ऑर्गेनाइज की है और अपने प्रोजेक्ट कोलैबोरेटर्स द मेहरा एम्पायर में से किसी को भी इनवाइट तक नहीं किया। दिस इज सो स्ट्रेंज। उस पार्टी में आए लोगों ने अब वर्मा खानदान के बारे में तरह तरह की बातें करनी शुरू कर दी थी। इसी बीच राजीव ने कुणाल मेहरा को अगले 10 मिनट के अंदर वर्मा हाउस आने का ऑर्डर देते हुए मैसेज कर डाला। दिस इज सो रिडिकुलस। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वर्मा खानदान के लोग इतने झूठे और मक्कार निकलेंगे। ओह हेलो मिस्टर लूजर, माइंड योर टंग। हमारे खानदान के बारे में कुछ भी बोलने से पहले 1000 बार सोचना। तुम जानते ही क्या हो हमारे बारे में। ये प्रोजेक्ट हासिल करना हम लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। हमारे परिवार से कोई भी इंसान बड़ी आसानी से इस प्रोजेक्ट को पा सकता है। आफ्टर ऑल वी आर द वर्मा बिजनेस हाउस। ए लड़की, तुम्हें सुनाई नहीं देता है क्या? चलो निकलो यहाँ से, घर जाओ और अपनी नाजायज बच्ची का ध्यान रखो। अदिति की बातें सुनकर राजीव का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। राजीव ने अदिति की बातों को इग्नोर करते हुए रोती हुई प्रिया को शांत कराना ज्यादा जरूरी समझा। प्लीज प्रिया, तुम शांत हो जाओ। इस तरह कहीं तुम्हारी तबीयत न बिगड़ जाए। अभी कुछ ही देर में कुणाल मेहरा आते ही होंगे। ही विल क्लियर आउट एवरीथिंग। राजीव, कुणाल मेहरा को यहाँ किसी ने इनवाइट ही नहीं किया है। सिर्फ मेरे लिए वो यहाँ कभी नहीं आएंगे। बिलीव मी, ही विल डेफिनेटली कम। यार, तुमसे बड़ा जोकर मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। अब तुम कहोगे कि कुणाल मेहरा तुम्हारे कहने पर यहाँ आने वाले हैं। सच कहूं, अगर वो यहाँ आए तो मैं तुम्हें सबके सामने झुककर सलाम करूंगा। डोंट वरी ब्रदर, तुम्हें ये मौका जरूर मिलेगा। राजीव के मुंह से इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनकर भीड़ में से एक इंसान ने कहा, ये कौन है जो इतनी आसानी से बड़ी बड़ी बातें कर रहा है? ये महाशय खुद को इंडियन डिफेंस फोर्स के कमांडर इन चीफ बताते हैं। दरअसल ये इस लड़की के नए आशिक है और इन्होंने इस बेकार लड़की और इसकी नाजायज बेटी का ठेका लिया है। अदिति की बातें सुनकर वहाँ मौजूद हर इंसान ठहाके लगाकर राजीव और प्रिया का मजाक उड़ाने लगा। राजीव से ये सब अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। राजीव ने पास में ही रखे एक कांच के टेबल पर जोरदार पंच मारा। उस पावरफुल पंच से टेबल कई टुकड़ों में बिखर गया। राजीव की स्ट्रेंथ देखकर वहाँ हर कोई दंग रह गया। खबरदार, जो किसी ने प्रिया के लिए एक भी गलत शब्द बोला तो मैं सबको बर्बाद कर दूंगा। इन सब के बीच अचानक उस पार्टी में कुणाल मेहरा की एंट्री होती है। उन्हें अचानक पार्टी में देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। लोग आपस में बातें करने लगते हैं। अरे ये तो कुणाल मेहरा है, लेकिन इन्हें तो इन लोगों ने इस पार्टी में इनवाइट ही नहीं किया था। फिर अचानक किसके कहने पे ये यहाँ आ गए? कुणाल मेहरा को अपने सामने देखकर वर्मा खानदान के सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं। वेलकम मिस्टर मेहरा, आपको यहाँ देखकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। आइए हम बैठकर आराम से बातें करते हैं। कुणाल मेहरा को मानो भानु प्रताप की बातें सुनाई ही नहीं दे रही थी। उसे बस गुस्से में राजीव का चेहरा दिख रहा था। कुणाल मेहरा अच्छी तरह जानता था कि उसे क्या करना था। मिस्टर मेहरा,
आपकी कंपनी के साथ काम करना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं चाहता हूँ आप इस प्रोजेक्ट के इंचार्ज अदिति से मिले। इसी बच्ची की मेहनत से हमें ये प्रोजेक्ट हासिल हुआ है। मैं किसी अदिति से नहीं मिलना चाहता। मैंने ये प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ मिस प्रिया के प्रेजेंटेशन से इम्प्रेस होकर आपकी कंपनी को दिया था। मैं सिर्फ मिस प्रिया के साथ ही डील करूंगा। कुणाल मेहरा की बातें सुनकर वहाँ लोगों का मुंह खुला रह गया। किसी ने सोचा तक नहीं था कि प्रिया को फेवर करने वाले द मेहरा एम्पायर के वाइस प्रेसिडेंट खुद उस पार्टी में आ जाएंगे। अब सच सबके सामने आ चुका था। द मेहरा एम्पायर के साथ मिस प्रिया ने ही कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, लेकिन अब जब वो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा ही नहीं, तो इस कॉन्ट्रैक्ट का कोई मतलब नहीं रहा। मैं अभी इसी वक्त इस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करता हूँ। कुणाल मेहरा की बातें सुनकर भानु प्रताप को बड़ा झटका लगा। अब तक जोर से चिल्लाकर बात करने वाले भानु प्रताप अचानक कुणाल मेहरा के सामने गिड़गिड़ाने लगे। नहीं नहीं मिस्टर मेहरा, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूंगा। आप कहेंगे तो मैं प्रिया को अभी इसी वक्त प्रोजेक्ट इंचार्ज बनाने को भी तैयार हूँ। आखिर ये सब प्रिया की बदौलत ही तो हो रहा है। सच अ हिपोक्रेट। अभी अभी आप प्रिया की सबके सामने इंसल्ट कर रहे थे और अब अचानक आप उसकी तरफदारी करने लगे। मैं तो बस इस तमाशे को रोकना चाहता था। मैं सबके सामने प्रिया से माफी मांगने को तैयार हूँ, और सिर्फ मैं ही क्यों, अदिति भी सबके सामने प्रिया से माफी मांगेगी। भानु प्रताप की बातें सुनकर अदिति ऑस्ट्रक थी। उसके लिए प्रिया से माफी मांगने से ज्यादा आसान मर जाना था। नो वे, मैं मर जाऊंगी लेकिन इस लड़की से कभी माफी नहीं मांगूंगी। ये समय इन सब बातों का नहीं है। चुपचाप प्रिया से माफी मांगो, वरना आज से तुम्हारा वर्मा खानदान से कोई नाता नहीं रहेगा। अदिति के पास अब कोई रास्ता नहीं था। आई एम सॉरी प्रिया। अदिति को इस तरह सबके सामने प्रिया से माफी मांगता देख राजीव के कलेजे को ठंडक मिली। देखा प्रिया, अदिति ने तुमसे माफी मांग ली। मैं भी सबके सामने ये एक्सेप्ट करता हूँ कि ये प्रोजेक्ट हमें तुम्हारी वजह से ही मिला है, और मैं अभी सबके सामने तुम्हें 5 करोड़ रुपए देने का ऐलान करता हूँ। साथ ही इस प्रोजेक्ट की इंचार्ज भी तुम ही हो। हर छोटा बड़ा फैसला तुम्हारा ही होगा। मिस प्रिया, यहाँ जो कुछ भी चल रहा है वो आपका पर्सनल मैटर है, लेकिन इन सब बातों से मेरा कोई मतलब नहीं। मैं तो बस यही बताना चाहता हूँ कि द मेहरा एम्पायर आप जैसी वेल डिजर्विंग यंग कैंडिडेट के साथ लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन चाहता है। मेरे पास आपके लिए एक बेहतरीन ऑफर है। द मेहरा एम्पायर की तरफ से प्रिया के लिए क्या ऑफर था, ये जानने के लिए वहाँ हर कोई बेसब्र हो रहा था। वर्मा खानदान के लोगों की तो शक्ल देखने लायक थी। मैं चाहता हूँ कि आप हमारी कंपनी ज्वाइन कर लें। इसमें हमारी कंपनी का ही फायदा है। आप जैसी स्मार्ट एंड कैपेबल एम्प्लॉय की हमें सख्त जरूरत है। यू कुड बी द न्यू फेस ऑफ एमर्जिंग प्रोजेक्ट्स इन आवर कंपनी। इसके लिए मैं आपको नॉर्मल पे स्केल से 3 टाइम्स मोर सैलरी देने को भी तैयार हूँ। इतने बड़े ऑफर के बारे में सुनकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। अब तक जो लोग प्रिया को गुड फॉर नथिंग कह रहे थे, अब वही लोग प्रिया से नजरें नहीं मिला पा रहे थे। इन सब बातों से सबसे बड़ा झटका भानु प्रताप वर्मा को ही लगा था। उन्हें तो ऐसा लग रहा था मानो कोई उनकी सांसें छीन रहा हो। बेटी प्रिया, मुझे पता है कि हमने तुम्हारे साथ गलत किया है, लेकिन तुम हमें इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकती हो। अगर तुम चली गई तो वर्मा बिजनेस हाउस हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हमारे परिवार की इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है। मैं तुमसे हाथ जोड़कर भीख मांगता हूँ। तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। बस तुम इस प्रोजेक्ट को टर्मिनेट होने से रोक लो। प्लीज प्रिया, प्लीज। मिस प्रिया, आपको किसी के प्रेशर में आकर डिसीजन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप एक यंग एंड कैपेबल इंडिविजुअल हैं और आपके पास अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है। तो मेरा एम्पायर के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। आप जब चाहें हमें ज्वाइन कर सकती हैं। वी सपोर्ट यू एवरी डिसीजन। राजीव को ये सब देख बड़ा मजा आ रहा था। जो लोग प्रिया का मजाक उड़ा रहे थे, अब वही लोग उसके आगे सर झुकाए खड़े थे। प्रिया अब धर्म संकट में फंस चुकी थी। एक तरफ कुणाल मेहरा ने उसे इतना बड़ा ऑफर दिया था और दूसरी तरफ उसके दादाजी हाथ जोड़कर उसके सामने खड़े थे। या तो प्रिया सिर्फ अपने करियर के बारे में सोचकर कुणाल मेहरा का ऑफर एक्सेप्ट कर सकती थी, या फिर इस प्रोजेक्ट को टर्मिनेट ना करवाकर वर्मा बिजनेस हाउस को बचा सकती थी। आखिर इस धर्म संकट से निकलने का प्रिया ने कौन सा रास्ता चुना होगा? मिस्टर मेहरा, थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न, लेकिन मैं वर्मा बिजनेस हाउस के साथ कंटिन्यू करना चाहती हूँ। मिस प्रिया, वी रिस्पेक्ट योर डिसीजन।
फिर भी मैं आपको श्योर करता हूँ कि आप द मेहरा एम्पायर को कभी भी अप्रोच कर सकती हैं। एक और बात कहना चाहूंगा, हम वर्मा बिजनेस हाउस के साथ सिर्फ मिस प्रिया की वजह से जुड़े हैं। अगर मिस प्रिया इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं रहेंगी तो मैं इस वक्त इस प्रोजेक्ट को टर्मिनेट कर दूंगा। नहीं नहीं, ऐसा अब कभी नहीं होगा। खैर इन सब बातों को छोड़िए, आप क्या लेना पसंद करेंगी वो बताइए। नो थैंक्स, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। आई थिंक आई शुड लीव नाउ। कुणाल मेहरा के वहां से जाने के बाद उस पार्टी का माहौल काफी ऑकवर्ड हो गया। वर्मा फैमिली के लोग किसी से भी नजर नहीं मिला पा रहे थे। आए हुए गेस्ट्स भी एक एक करके उस पार्टी से जाने लगे। भानु प्रताप ने सोचा था कि इस पार्टी के बाद वर्मा बिजनेस हाउस की इज्जत को 4 चांद लग जाएंगे, लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा हुआ। शहर में अब उनका मजाक उड़ाया जाने लगा। इस तमाशे के बाद और एक्सपेक्ट भी क्या किया जा सकता था। साकेत भी उस पार्टी से निकलने ही वाला था कि तभी राजीव ने कसकर उसका हाथ पकड़ लिया। साकेत, तुम शायद कुछ भूल रहे हो। मैं क्या भूल रहा हूँ, पार्टी खत्म हो चुकी है, सब लोग जा चुके हैं। मेरा हाथ छोड़ो और अब तुम भी यहाँ से जाओ। ओह, तो तुम्हें याद नहीं? लेट मी रिमाइंड यू कि तुमने कहा था कि अगर कुणाल मेहरा इस पार्टी में आया तो तुम सबके सामने झुककर मुझे सलाम करोगे। What are you waiting for now? Are you out of your mind? मैं झुकूंगा और वो भी तुम्हारे आगे। नेवर एवर। भानु प्रताप को पता था कि इस वक्त उन्हें प्रिया और राजीव की हर बात माननी पड़ेगी। उन्होंने गुस्से से साकेत की ओर देखा और चिल्लाते हुए कहा, सुना नहीं तुमने राजीव ने क्या कहा? इसके आगे झुको और सलाम करते हुए माफी मांगो। बड़ी बड़ी बातें करने से पहले इसका अंजाम सोच लिया करो। भानु प्रताप की बात को टालने की हिम्मत वर्मा खानदान में किसी में नहीं थी। साकेत को ना चाहते हुए भी राजीव के सामने झुककर उसे सलाम करना पड़ा। आई एम सॉरी। माफ करना, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। जरा जोर से बोलो ताकि यहाँ खड़ा हर इंसान तुम्हारी आवाज सुन सके। आई एम सॉरी राजीव। साकेत के मुंह से सॉरी सुनने के बाद भी राजीव का कलेजा ठंडा नहीं हुआ। उसने आगे बढ़कर साकेत को एक जोरदार थप्पड़ मारा। उस थप्पड़ के निशान साकेत के गालों पर छप गए। मेरे इस थप्पड़ को हमेशा याद रखना। आइंदा तुमने प्रिया के बारे में कुछ भी गलत कहा तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। राजीव का ऐसा रूप देखकर वर्मा खानदान के लोग डर गए। प्रिया ने राजीव का हाथ पकड़ा और कहा, राजीव, मुझे घर जाना है। राजीव और प्रिया दोनों पार्टी से निकलकर गाड़ी में बैठ गए। प्रिया अब भी कांप रही थी। तभी अचानक प्रिया के फोन पर एक मैसेज आता है। इस मैसेज में लिखा था कि प्रिया के बैंक अकाउंट में 5 करोड़ रुपीस क्रेडिट हुए हैं। ये मैसेज देखकर प्रिया हक्की बक्की रह गई। इतना बड़ा अमाउंट प्रिया ने पहले कभी नहीं देखा था। हालांकि वर्मा खानदान के लोग पैसे वाले थे, लेकिन उन्होंने रमेश वर्मा के परिवार को कभी अच्छी लाइफस्टाइल नहीं दी। प्रिया को कांपते हुए देखकर राजीव ने पूछा, क्या हुआ प्रिया? किसका मैसेज है? प्रिया के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। उसने अपना फोन राजीव को दिखाया। आखिरकार तुम्हें तुम्हारी मेहनत का इनाम मिल ही गया। यू डिजर्व दिस। प्रिया एक इमोशनल रोलर कोस्टर से गुजर रही थी। अभी कुछ देर पहले इतना बड़ा तमाशा हुआ और अब उसे इतने सारे पैसे मिल गए। प्रिया इतना सब कुछ एक साथ संभाल नहीं पा रही थी। उसने राजीव की ओर देखा और फूट फूट कर रोने लगी। उसने इस वक्त राजीव को टाइटली हग कर लिया। थैंक यू सो मच राजीव, ये सब तुम्हारी वजह से ही हो पा रहा है। अगर तुम मेरा साथ नहीं देते तो हमेशा की तरह ये लोग मुझे इंसल्ट करके बाहर निकाल देते। तुम घबराओ मत प्रिया, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बीती सारी बातों को भूल जाओ। एक नया कल तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इसके बाद राजीव ने प्रिया को उसके घर पर ड्रॉप किया। गाड़ी की आवाज सुनकर आर्या भागती हुई बाहर आई और राजीव की गोद में चढ़ गई। हे प्रिंसेस, आप अब तक सोए नहीं? नहीं डैडी, मैं आपका वेट कर रही थी। मुझे आपके साथ खेलना है। आर्या के मुंह से खुद के लिए डैडी सुनकर राजीव इमोशनल हो गया। राजीव और आर्या अंदर कमरे में खेलने चले गए। आज की पार्टी कैसी रही प्रिया? सब कुछ ठीक रहा माँ। ये देखिए, मुझे 5 करोड़ रुपए मिले हैं। आपने अब तक मेरे और आर्या के लिए बहुत कुछ किया है। ये पैसे मैं आपको देना चाहती हूँ। इसे अपनी बेटी की तरफ से गिफ्ट समझिए माँ। मैं इन पैसों का क्या करूंगी? मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ और मैं चाहती हूँ कि इन पैसों को तुम आर्या के अच्छे फ्यूचर के लिए रखो। तुम एक अच्छे स्कूल में उसका एडमिशन कराओ। ठीक कह रही हैं आप माँ। मैं आर्या को बहुत अच्छी लाइफ देना चाहती हूँ।
प्रिया से कुछ देर बात करने के बाद सरला अंदर सोने चली जाती है। प्रिया वहीं हॉल में राजीव का वेट करती है। कुछ ही देर में राजीव आर्या को सुलाकर बाहर निकलता है तो प्रिया को अपने सामने पाता है। प्रिया राजीव को देखकर अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाई और उसने राजीव को हक कर लिया। हर बार की तरह इस बार प्रिया ने राजीव को रोते हुए नहीं बल्कि एक लवर की तरह प्यार से गले लगाया। प्रिया का ये जेस्चर देख राजीव भी खुद को रोक नहीं पाया। उसने प्रिया के फोरहेड पर किस किया और कहने लगा, प्रिया, लेट्स गेट मैरिड। मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे और आर्या के साथ बिताना चाहता हूँ। राजीव ने तो मानो प्रिया से मन की बात ही कह डाली हो, फिर भी प्रिया राजीव से हाँ कहने में हिचकिचा रही थी। मैंने कुछ देर पहले आंटी को तुम्हें आर्या का अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाने को कहते हुए सुना है। प्रिया, अगर हम दोनों की शादी हो गई तो हम आर्या को एक अच्छी जिंदगी दे पाएंगे। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब लोग उस बच्ची के बारे में गलत बातें करते हैं। हम किस किस का मुंह बंद करेंगे। यू आर राइट राजीव, अपनी बच्ची के लिए हमें ये डिसीजन लेना ही होगा। I'll marry you। ग्रेट देन, हम कल ही अपनी मैरिज रजिस्टर करवाएंगे। तुम किसी बात की चिंता मत करना, मैं सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लूंगा। हमें आर्या का एडमिशन एक अच्छे किंडरगार्टन में करवाना होगा। इसके पुराने स्कूल में टीचर्स इसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करती थी क्योंकि आर्या के पिता का कोई नाम नहीं है। डोंट वरी, आर्या इज माई प्रायोरिटी नाउ। मैं हमारी बच्ची का एडमिशन शहर के बेस्ट किंडरगार्टन में करवाऊंगा। अब कोई भी उसके पिता को लेकर उससे कभी सवाल नहीं करेगा। राजीव ने प्रिया को किस किया और गुड बाय कहकर वहाँ से चला गया। उस रात राजीव इतना एक्साइटेड था कि उसे नींद ही नहीं आ रही थी। उसने कुणाल मेहरा को फोन किया। कुणाल, मुझे शहर के बेस्ट किंडरगार्टन में आर्या का एडमिशन करवाना है। तुम इसके सारे अरेंजमेंट्स देखो। इसके बाद राजीव मैरिज रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को समझने लगा। ऑनलाइन फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद राजीव ने अगले ही दिन का अपॉइंटमेंट ले लिया। राजीव ने प्रिया के साथ कोर्ट मैरिज के सारे अरेंजमेंट्स कर डाले। इतने में राजीव के पास कुणाल मेहरा का फोन आता है। भाई, मैंने दिल्ली के बेस्ट किंडरगार्टन में कल अपॉइंटमेंट फिक्स की है। आप आर्या को कल ही वहाँ ले जाकर उसका एडमिशन कर सकते हो। ऑलराइट कुणाल। राजीव हर पल अगले दिन के आने का इंतजार कर रहा था। वो बेसब्र था प्रिया को अपनी जिंदगी बनाने और आर्या को अपना नाम देने के लिए। ये दिन राजीव की लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट दिन होने वाला था। आखिर वो सुबह आ ही गई जिसका राजीव को बेसब्री से इंतजार था। उसने प्रिया को उसके घर से पिक किया और दोनों सीधे कोर्ट मैरिज की प्रोसेसिंग्स पूरी करने पहुंच गए। राजीव ने सारा इंतजाम पहले ही किया हुआ था। उन्हें वहां जाते ही वीआईपी ट्रीटमेंट मिला और आधे घंटे के अंदर ही उसकी मैरिज लीगली रजिस्टर हो गई। राजीव ने बड़े प्यार से प्रिया का हाथ पकड़ा और उसके माथे को चूमा। माय वाइफ प्रिया, आज तुमने मुझे मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी दी है। मैं तुम्हें हमेशा अपनी प्रायोरिटी मानूंगा। आई लव यू राजीव, तुमने मेरे लिए बहुत किया है। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे और मेरी बच्ची को इतना प्यार मिलेगा। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। राजीव और प्रिया ने इमोशनल होकर एक दूसरे को हक किया। तभी अचानक राजीव का फोन बजता है। ये कुणाल मेहरा का फोन था। हेलो भाई, मैंने आपको ये इन्फॉर्म करने के लिए फोन किया है कि आप आज ही आर्या को लेकर किंडरगार्टन एडमिशन के लिए चले जाएं। फ्रेश एडमिशन का आज ही लास्ट डेट है। ओके। फोन रखते ही राजीव प्रिया को बताता है कि उन्हें इस वक्त आर्या को लेकर स्कूल एडमिशन के लिए जाना होगा। कुछ ही देर में आर्या, राजीव और प्रिया दिल्ली के सबसे बड़े किंडरगार्टन राइजिंग किड्स पहुंचते हैं। राजीव, दिस प्लेस इज सो एक्सपेंसिव। मैंने पहले भी यहाँ आर्या का एडमिशन कराना चाहा था, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं इसे अफोर्ड कर पाऊँ। और फिर यहाँ के स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल के कारण मुझे यहाँ से जाना पड़ा, क्योंकि यहाँ वेल रेपुटेटेड फैमिलीज के बच्चे आते हैं और फिर इनके बीच हमारी आर्या कैसे रह पाती। तुम इन सब पुरानी बातों को भूल जाओ। अब मैं हूं ना, आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। हमारी बेटी को सब कुछ बेस्ट ही मिलेगा। रिसेप्शन पर पहुंचते ही उन्हें एक एडमिशन फॉर्म दिया गया। राजीव उस फॉर्म को भरने लगा। फादर्स नेम में अपना नाम लिखते वक्त राजीव बहुत खुश हो रहा था। राजीव को इस फॉर्म पर अपना ऑक्यूपेशन एंड इनकम भी लिखना था। इस कॉलम को देखकर राजीव कुछ देर के लिए रुक गया, क्योंकि वो अपनी ट्रू आइडेंटिटी किसी को बताना नहीं चाहता था। कुछ देर सोचने के बाद राजीव ने अपने ऑक्यूपेशन में रिटायर्ड सोल्जर लिखा और इनकम में 10 लाख रुपए लिख दिए। प्रिया ये सब चुपचाप खड़ी देख रही थी। उसने राजीव से कोई सवाल नहीं किया। कुणाल मेहरा ने अब तक किंडरगार्टन में फोन करके राजीव और प्रिया को स्पेशली अटेंड करने के ऑर्डर्स दे दिए थे।
कुछ ही समय में मोहन कुमार नाम के किंडरगार्टन टीचर राजीव को स्पेशली गाइड करने आ गए। हेलो सर, आई एम मोहन कुमार, अ टीचर हियर। मैं आप लोगों को इस स्कूल की बाकी फॉर्मेलिटीज को लेकर गाइड कर देता हूँ। आप लोग मेरे साथ आइए। मोहन कुमार उन्हें पूरा किंडरगार्टन दिखाता है और वहाँ की सारी फॉर्मेलिटीज के बारे में बताता है। राजीव और प्रिया उस किंडरगार्टन से काफी इम्प्रेस थे। वहाँ बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए एक्सीलेंट करिकुलम तैयार किया गया था। वो दोनों पूरी तरह से सेटिस्फाइड थे कि उनकी बच्ची के लिए ये स्कूल बेस्ट है। बाकी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद राजीव एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए पेमेंट करना चाहता था। उसने अपना कार्ड निकाला और जैसे ही उसे स्वाइप करने लगा वैसे ही पीछे से शालिनी की आवाज आई। इंसान को अपने औकात से बड़े सपने नहीं देखने चाहिए। बाप बने का बड़ा शौक है ना तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि इस किंडरगार्टन की फीस कितनी है। बड़ी बड़ी बातें करने से घर नहीं चलता। राजीव और प्रिया हैरानी से पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें वहाँ शालिनी खड़ी दिखाई देती है। आखिर क्या सोचकर तुम यहाँ चले आए? हाँ, इन रिप्यूटेड लोगों के बीच तुम्हारा कोई काम नहीं है। मोहन कुमार भी शालिनी की बातें सुनकर हैरान रह गया। जिस इंसान के लिए खुद कुणाल मेहरा ने अपॉइंटमेंट फिक्स की थी, आखिर वो कोई ऐरा गहरा तो नहीं हो सकता था। मिस शालिनी, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ये लोग इस किंडरगार्टन के लिए एलिजिबल हैं और इन्होंने सारी फॉर्मेलिटीज भी पूरी की हैं। हाउ इररिस्पॉन्सिबल ऑफ यू। हाँ, तुम यूं ही किसी को भी यहाँ आने दोगे क्या? क्या तुमने इस आदमी का बैकग्राउंड चेक किया? आई एम श्योर नहीं किया होगा। अगर किया होता तो तुम्हें मालूम पड़ता कि ये इंसान एक क्रिमिनल है जो जेल जा चुका है। और ये लड़की एक बिन ब्याही माँ है, एक नाजायज बच्चे की माँ। शालिनी जोर जोर से चिल्लाकर वहाँ तमाशा करने लगी। वहाँ आए बाकी के लोगों को ये सब सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उनमें से कुछ लोग कहने लगे, हाउ शेमफुल इज दिस। हमने तो सोचा था कि राइजिंग किड्स बेस्ट किंडरगार्टन है, लेकिन ये लोग ऐसे बच्चों को भी एडमिशन दे देते हैं। इससे हमारे बच्चों पर गलत असर पड़ेगा। हम ये बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे। शालिनी ने एडमिशन फॉर्म उठाकर उसे पढ़ा और कहने लगी, अपनी इनकम में जो तुमने 10 लाख रुपए लिखे हैं वो तुम कैसे कमाते हो? चोरी करके या डाका डाल के? राजीव एक वेल रेपुटेटेड आर्मी पर्सन है और वो जल्दी ही अपना नया बिजनेस खोलने वाले हैं। इतने पैसे वो आराम से कमा सकते हैं। आई डोंट बिलीव यू। मुझे राजीव का इनकम प्रूफ देखना है। मेरा इनकम प्रूफ तो तुम बाद में देखना, पहले ये बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? कहीं तुम्हारा भी कोई नाजायज बच्चा तो नहीं? माइंड योर वर्ड्स यू रास्कल। 2 मिनट में मैं तुम तीनों को यहाँ से धक्के मार के निकलवा सकती हूँ। मेरा होने वाला पति रोहन इस किंडरगार्टन का मेजर शेयर होल्डर है। इस नाजायज बच्ची और इसकी कैरेक्टरलेस माँ को लो और यहाँ से निकल जाओ। अपनी बेटी और बीवी के लिए शालिनी के मुंह से इतने गंदे वर्ड्स सुनकर राजीव से रहा नहीं गया। वो आगे बढ़ा और उसने शालिनी के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा। अगर तुमने मेरी वाइफ और बेटी के बारे में एक और शब्द कहा तो मैं इसी वक्त तुम्हारी जान ले लूंगा। राजीव की यह हरकत देखकर किंडरगार्टन में मौजूद सभी लोग शॉक थे। आखिर वो एक औरत पर इस तरह कैसे हाथ उठा सकता था? ये तुमने ठीक नहीं किया। मैं अभी पुलिस को फोन करूंगी और वायलेंस का केस फाइल करूंगी तुम पर। आई विल गेट यू अरेस्टेड। तुम जो कर सकती हो कर लो। वैसे अभी क्या कहा था तुमने? इस किंडरगार्टन में तुम्हारे होने वाले पति की शेयर होल्डिंग है ना? मैं अभी तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाता हूँ। राजीव अपना फोन निकालता है और कुणाल को फोन करता है। इस किंडरगार्टन को अभी के अभी खरीद लो और रोहन सेन के सारे शेयर्स मुझे मेरे नाम पर चाहिए। वाह वाह वाह। एक्सीलेंट एक्टिंग। तुम्हें तो किसी ड्रामा स्कूल में होना चाहिए था। क्या सोचते हो तुम? तुम्हारी इस नौटंकी पर हमें विश्वास हो जाएगा? तुम वर्मा बिजनेस हाउस से मिले 5 करोड़ के चक्कर में इस गिरी हुई लड़की से शादी करने को तैयार हो गए और मेरे सामने ऐसे अकड़ दिखा रहे हो। मैं इस बच्ची का एडमिशन यहाँ कभी नहीं होने दूंगी। मैं भी देखता हूँ कि तुम मुझे कैसे रोकती हो। मिस्टर मोहन, आप आर्या को क्लासरूम में लेकर जाइए। वहाँ ये सारी बातें हो ही रही थी कि अचानक शालिनी के फोन पर एक मैसेज आया। मैसेज पढ़कर शालिनी की आंखें फटी की फटी रह गई। इसके साथ ही किंडरगार्टन के रिसेप्शन में लगे टीवी पर एक ब्रेकिंग न्यूज आने लगी। उस न्यूज के अकॉर्डिंग किसी अनजान इंसान ने अभी अभी शहर के सबसे बड़े किंडरगार्टन को खरीद लिया था।
शालिनी, तुम इस किंडरगार्टन के शेयर होल्डिंग के बारे में कुछ कह रही थी ना? तुम्हारा होने वाला पति ब्ला ब्ला ब्ला। अब समझ में आया तुम्हें कि तुम्हारी औकात क्या है? शालिनी के चेहरे का रंग उड़ गया था। वो चाहकर भी वो राजीव को जवाब नहीं दे पा रही थी। वहां खड़े सभी लोग शॉक थे। उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसा होते कभी नहीं देखा था कि एक इंसान ने पल भर में पूरा का पूरा स्कूल ही खरीद लिया हो। लोग समझ चुके थे कि राजीव कोई साधारण इंसान नहीं है। इस लड़की को अभी के अभी यहाँ से बाहर फेंको। तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। ये तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टी नहीं है कि तुम मुझे यहाँ से निकलवा सको। मैं इस प्रॉपर्टी का मेजर शेयर होल्डर हूँ। तुम यहाँ जो चिल्ला चिल्ला कर तमाशा कर रही हो, उससे इस किंडरगार्टन की नॉर्मल फंक्शनिंग इफेक्ट हो रही है। मुझे यहाँ और तमाशा नहीं चाहिए। या तो तुम खुद यहाँ से चली जाओ, या फिर तुम्हें यहाँ से निकलवाने के मेरे पास और भी तरीके हैं। अब शालिनी वहां रुककर अपनी और बेइज्जती नहीं करवाना चाहती थी। उसकी आंखें गुस्से और शर्मिंदगी से लाल हो चुकी थी। किसी जहरीले सांप की तरह फुफकारते हुए शालिनी वहां से बाहर चली गई। अभी अभी जो कुछ हुआ उसे देखकर प्रिया भी हैरान थी। राजीव हर सिचुएशन में कुछ ऐसा करता है जो प्रिया के लिए अनएक्सपेक्टेड होता है। प्रिया ने राजीव का हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए पूछने लगी, ये सब क्या था राजीव? तुमने ये सब कैसे किया? माय लवली वाइफ, तुम काफी स्ट्रेस लेती हो। डोंट वरी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है इस किंडरगार्टन की वैल्यू क्या है। मैं अच्छे से जानती हूँ कि यहाँ फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी इन्वॉल्व है। यूं ही चुटकी बजाकर इसे खरीदना मजाक नहीं है। मुझे पूरा सच जानना है। मैंने इस किंडरगार्टन में आने से पहले इसकी पूरी मार्केट रिपोर्ट देखी थी। मेरे एक बहुत करीबी दोस्त ने मुझे बताया था कि इस किंडरगार्टन को किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन ने खरीद लिया है और बहुत जल्द ये न्यूज फैलने वाली थी। उस बिजनेसमैन ने अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं की थी। राजीव की बातों को प्रिया बहुत ध्यान से सुन रही थी। बस इसी खबर का फायदा उठाते हुए मैंने ये दिखावा किया। अब लोगों का और खासकर उस शालिनी का मुंह भी तो बंद करना जरूरी था। तुम ये सब इतनी आसानी से कैसे कर लेते हो? तुम्हारे पास हर सिचुएशन को डील करने का तरीका होता है। एक बार के लिए तो तुमने मुझे डरा ही दिया। राजीव और प्रिया जैसे ही वहाँ से बाहर निकले तो उन्होंने शालिनी को अपने बॉयफ्रेंड रोहन के गले लगकर रोते हुए देखा। राजीव और प्रिया ने उन दोनों को इग्नोर करते हुए वहाँ से जाना ही सही समझा, लेकिन रोहन सेन अब गुस्से से तिल मिला रहा था। रुको राजीव, क्या तुम सबको ये दिखाना चाहते हो कि किंडरगार्टन तुमने खरीदा है? मुझे सब कुछ पता है। इसे खरीदने वाले इंसान ने अभी तक अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं की है। फिर तुम ये कैसे कह सकते हो कि वो इंसान तुम ही हो? I don't owe you any explanation. तुमने शालिनी पर हाथ उठाने की जरूरत कैसे की? अगर अपनी भलाई चाहते हो तो अभी इसके पैर छूकर इससे माफी मांगो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। काफी अच्छा मजाक कर लेते हो तुम। माफी, और वो भी इससे? इम्पॉसिबल। भले ही रोहन इस किंडरगार्टन का शेयर होल्डर नहीं है, लेकिन फिर भी वो बहुत पावरफुल है। तुम गलत इंसान से पंगा ले रहे हो राजीव। आर्या ये सब कुछ देखकर प्रिया के पीछे सहमी हुई खड़ी थी। शालिनी ने आर्या की ओर देखते हुए कहा, एक वक्त था जब तुम कुत्तों की तरह मेरे आगे पीछे दम हिलाया करते थे। पता नहीं इस लड़की ने ऐसा क्या कर दिया अचानक। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बिच एंड हर बास्टर्ड चाइल्ड, तुमने मुझ पर हाथ उठाया। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। शालिनी की बातें सुनकर राजीव उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन प्रिया ने राजीव का हाथ पकड़ लिया और उसे शांत करने लगी। शालिनी की बात प्रिया को बहुत चुभ गई। Don't you ever dare to call my child a bastard. मैं उसका बाप हूँ। मेरी वाइफ और बेटी की तरफ किसी ने आग भी उठाई तो मैं उसकी जान ले लूंगा। रोहन, अपनी गर्लफ्रेंड से बोलो कि अभी इसी वक्त मेरी वाइफ के पैर छूकर उससे सॉरी कहे, नहीं तो तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। रोहन से राजीव का ये एटीट्यूड हैंडल नहीं हो रहा था। उसने फोन करके किंडरगार्टन के प्रिंसिपल अर्पित रॉय को बाहर बुलाया। अर्पित रॉय रोहन सेन को अच्छे से जानते थे और उन्हें पता था ये काफी पावरफुल इंसान है। मिस्टर रॉय, क्या आप जानते हैं कि ये बच्चे इलेजिटिमेट चाइल्ड है? ऐसे बच्चों को स्कूल में एडमिशन देकर आप इस स्कूल की रेपुटेशन बर्बाद कर रहे हैं। आई एडवाइस यू टू कैंसिल हर एडमिशन। मिस्टर सेन, मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी। इस स्कूल में सिर्फ एलीट फैमिलीज के बच्चे ही पढ़ सकते हैं। हमें एक स्टेटस मेंटेन करना पड़ता है। अगर आप जो कह रहे हैं वो सच है तो मैं इसी वक्त इस बच्ची को स्कूल से निकालता हूँ। ओह आई सी, तो आप इस स्कूल में एजुकेशन के नाम पर बिजनेस कर रहे हैं। फिर तो इस स्कूल से सबसे पहले आपको निकालना होगा। मैं यहाँ का ट्रस्टी भी हूँ
मुझे फायर करने का राइट सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास है। यू विल गेट टू सी। राजीव ने अपना फोन निकाला और कुणाल मेहरा को फोन किया। मुझे अगले 5 मिनट के अंदर राइजिंग किड्स किंडरगार्टन के प्रिंसिपल का सर्विस टर्मिनेशन लेटर चाहिए और साथ ही शालिनी वर्मा की कंपनी आज बैंकक्रप्ट हो जानी चाहिए। मैंने आपके जैसा एक्टर अपनी लाइफ में नहीं देखा। आपको तो अपनी स्किल का इस्तेमाल पैसे कमाने के लिए करना चाहिए। काफी फेमस हो जाएंगे आप। वो तीनों मिलकर राजीव का मजाक उड़ाने लगे। कुछ ही देर के अंदर किंडरगार्टन के एक स्टाफ ने अर्पित रॉय को एक लेटर ला कर दिया। ये उसका सर्विस टर्मिनेशन लेटर था। इस टर्मिनेशन लेटर को देखकर अर्पित रॉय के होश उड़ गए। रोहन और शालिनी की तो चेहरे का रंग भी उड़ गया। सो मिस्टर प्रिंसिपल, यू आर फायर्ड। अभी के अभी यहां से निकल जाओ। मेरी बेटी को यहां से कोई नहीं निकाल सकता। शालिनी और रोहन अब राजीव से डरने लगे थे। उन्हें लगने लगा था कि राजीव कुछ भी कर सकता है। उनकी बोलती बंद हो चुकी थी। पिछले 2 घंटे के अंदर बहुत कुछ हो चुका था। एक स्कूल को खरीद लिया गया। रोहन सेन को अपनी शेयर होल्डिंग गंवानी पड़ी। स्कूल के ट्रस्टी एंड प्रिंसिपल को फायर कर दिया गया और अब शालिनी के कंपनी की बारी थी। शालिनी को पूरा भरोसा हो चुका था कि आज उसकी कंपनी का दिवालिया निकलने वाला है। रोहन, अपनी गर्लफ्रेंड से कहो कि मेरी वाइफ के पैर छूकर माफी मांगे, वरना अब तुम मेरे निशाने पर होगे। राजीव की कड़क आवाज सुनकर रोहन कांप उठा। वो बेहद डर चुका था। उसे लगा कि अगर शालिनी माफी नहीं मांगेगी तो राजीव अब उसे भी बर्बाद कर देगा। शालिनी, प्रिया से माफी मांग लो। हैव यू लॉस्ट इट? हाँ, सबको सबक सिखाने की बजाय तुम मुझसे माफी मांगने को कह रहे हो? यू आर सच अ कवर्ड। मेरी बात समझने की कोशिश करो। समझदारी इसी में है। दिस इज इम्पॉसिबल। आई विल नेवर अपोलोजाइज। लगता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारी बात नहीं मानेगी। बी रेडी फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस। राजीव की बात सुनकर रोहन और भी घबराने लगा। खुद को बचाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। उसने शालिनी को प्रिया के पैरों की ओर धक्का दिया। गॉड डैम इट, जस्ट अपोलोजाइज। तुम्हारी गलतियों की सजा मैं नहीं भुगतूंगा। शालिनी लड़खड़ाते हुए प्रिया के पैरों के पास गिर गई। प्रिया ये तमाशा नहीं चाहती थी। उसने शालिनी को सहारा देकर उठाया। शालिनी, संभालो खुद को। मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए। तुम बस हमें शांति से जीने दो। राजीव, चलो यहाँ से। आर्या ये सब देखकर काफी डर चुकी है। सिर्फ अपनी वाइफ के कहने पर तुम्हें माफ कर रहा हूँ। अगली बार से अपनी जुबान संभाल कर बात करना। राजीव और प्रिया वहाँ से चले गए। रोहन सेन भी शालिनी को बीच रास्ते में अकेला छोड़कर चला गया। शालिनी बीच रास्ते में अकेली खड़ी रह गई। आसपास के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। शालिनी की नजरें शर्म से अब उठ नहीं पा रही थी। किंडरगार्टन से निकलकर राजीव और प्रिया वर्मा बिजनेस हाउस के लिए चले गए। दरअसल भानु प्रताप वर्मा ने एक अर्जेंट मीटिंग रखी थी। ये मीटिंग द मेहरा एम्पायर के नए रिजॉर्ट प्रोजेक्ट को लेकर रखी गई थी। प्रिया के लिए ये प्रोजेक्ट बहुत जरूरी था, इसलिए वो किसी भी छोटे बड़े गैदरिंग को मिस नहीं कर सकती थी। वो दोनों सीधे मीटिंग रूम के अंदर चले गए। मीटिंग रूम में ऑलरेडी वर्मा खानदान के सारे लोग प्रिया का इंतजार कर रहे थे। प्रिया के पीछे पीछे राजीव को मीटिंग रूम में दाखिल होते देख अदिति को फ्रस्ट्रेशन होने लगी। आओ प्रिया, सब तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। मुझे आप लोगों से कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशंस करने हैं। भानु प्रताप वर्मा जैसे ही डिस्कशन शुरू करने वाले थे, वैसे ही अदिति बीच में बोल पड़ी। सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन राजीव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम वर्मा खानदान का हिस्सा हो? अदिति की बातें सुनकर प्रिया को बुरा लगा। अदिति बिल्कुल ठीक कह रही है। इस इंसान को हमारे हर डिस्कशन का हिस्सा बनने की कोई जरूरत नहीं है। आखिर हमारे भी कुछ बिजनेस सीक्रेट्स हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई बाहर वाला हमारे बिजनेस में इंटरफेयर करे। सिक्योरिटी, प्लीज इन्हें बाहर का रास्ता दिखाइए। अदिति और पीयूष की ऐसी बातें सुनकर प्रिया को बेहद बुरा लगा। अब राजीव कोई बाहर वाला नहीं, बल्कि प्रिया का हस्बैंड था। राजीव कोई बाहर वाला नहीं है, वो मेरा पति है और मेरे हर काम में वो मेरे साथ आ भी सकता है। प्रिया की बात सुनकर मीटिंग रूम में मौजूद सभी लोग शॉक्ड हो गए। क्या कहा तुमने? ये तुम्हारा पति? उफ, दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? या फिर हर किसी को अपना पति बनाने लगी हो तुम? तुमने बिल्कुल ठीक सुना दी थी। ही इज माई हस्बैंड नाउ। हमने आज सुबह ही कोर्ट मैरिज की है। लीगली वी आर मैरिड कपल नाउ। जिस तरह प्रिया राजीव को डिफेंड कर रही थी, ये देखकर राजीव को बहुत अच्छा लगा। हमने सोचा था कि 5 साल पहले
तुमने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती की थी, लेकिन तुम हर बार हमें गलत साबित कर देती हो प्रिया। तुम्हारी आज की गलती के आगे हर गलती छोटी पड़ गई। इससे अच्छा तो तुम बिन ब्याही माँ बनकर ही रहती। कम से कम इस नमूने को अपना पति तो ना बनाती। भानु प्रताप वर्मा को डर था कि कहीं कल रात की तरह आज भी कोई नया तमाशा न हो जाए, इसलिए उन्होंने सबको शांत किया। हम सब यहाँ पे ये डिस्कस करने नहीं आए हैं। ऑफिस में घर की बातें नहीं होनी चाहिए। अब समय बर्बाद किए बिना मीटिंग शुरू करते हैं। भानु प्रताप ने राजीव की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, राजीव, डोंट माइंड, पर क्या तुम मीटिंग होने तक बाहर इंतजार कर सकते हो? लेकिन दादाजी। प्रिया कुछ भी कहती, इससे पहले राजीव ने उसके कंधे पर हाथ रख के उसे चुप कर दिया। राजीव, हमारी शादी हो गई है। अब तुम भी मेरे परिवार का हिस्सा हो और मेरे हर छोटे बड़े फैसले में तुम्हारा होना जरूरी है। इट्स ओके प्रिया, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम अभी अपने काम पर फोकस करो। ये बातें हम बाद में भी कर सकते हैं। राजीव प्रिया के लिए कोई भी नई मुसीबत नहीं खड़ी करना चाहता था, इसलिए उसने बाहर जाना ही सही समझा। राजीव को बाहर जाता देख साकेत और अदिति के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मुद्दे की बात यह है कि आज हमें द मेहरा एम्पायर से एक नया ईमेल आया था। वो लोग जल्द से जल्द रिजॉर्ट की कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करना चाहते हैं। सब लोग बहुत ध्यान से भानु प्रताप वर्मा की बात सुन रहे थे। उनके कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से हमें रॉ मटेरियल सप्लाई का फ्रेश एग्रीमेंट तैयार करना होगा। दादाजी, हमारी कंपनी तो सालों से रॉ मटेरियल्स के लिए शिंदे से ही डील करती आ रही है, और फिर हमारा तो प्रभात शिंदे के साथ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट भी है। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन द मेहरा एम्पायर के इस प्रोजेक्ट के लिए हमें रॉ मटेरियल सप्लाई का नया एग्रीमेंट तैयार करना होगा। इसके लिए बेहद जरूरी है कि हम शिंदे ग्रुप के साथ हमारे पुराने एग्रीमेंट को टर्मिनेट करें। लेकिन दादाजी, प्रभात शिंदे एक अनएथिकल इंसान है। आप भी जानते हैं कि वो आसानी से एग्रीमेंट टर्मिनेट करने के लिए तैयार नहीं होगा। दरअसल शिंदे ग्रुप का हेड प्रभात शिंदे एक गलत इंसान था। उसकी नजर हमेशा औरतों पर होती थी। पिछली बार जब वर्मा बिजनेस हाउस ने उसके साथ डील करना चाहा, तो प्रभात शिंदे ने इसकी कीमत वर्मा बिजनेस हाउस की एक फीमेल एम्प्लॉय की इज्जत से लगाई थी। वर्मा खानदान को जब तक प्रभात शिंदे के इरादे समझ में आते, तब तक देर हो चुकी थी। अपने और प्रभात शिंदे का नाम बचाने के लिए भानु प्रताप ने इस बात को वहीं दबा दिया था। वर्मा खानदान के सभी लोग इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि प्रभात शिंदे उनके इस एग्रीमेंट को टर्मिनेट करने के लिए फिर से किसी औरत का सौदा करेगा। सभी इस चिंता में डूबे हुए थे कि तभी अचानक अदिति बीच में बोल पड़ी। मैं मानती हूँ कि प्रभात शिंदे इतनी आसानी से हमारी बात नहीं मानेगा, लेकिन हम हाथ पर हाथ रखकर भी तो नहीं बैठ सकते हैं ना। मुझे तो लगता है कि प्रोजेक्ट इंचार्ज प्रिया को ही प्रभात शिंदे से डील करनी चाहिए। प्रिया को अदिति की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर डालने से पहले एक बार खुद के बारे में भी सोचो। भूलो मत कि ये रॉ मटेरियल सप्लाई का सारा काम तुम्हारे हिस्से है। तुम खुद ही क्यों नहीं चली जाती प्रभात शिंदे से बात करने? मैं जरूर चली जाती, लेकिन कल रात पार्टी में मेरी इतनी बदनामी होने के बाद मेरे प्रेजेंस की अब कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं रही। अब लोग तुम्हारी बातों की ज्यादा वैल्यू करते हैं, और फिर ये प्रोजेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए तुम्हें ही जाना होगा। और फिर तुम सिर्फ नाम की इंचार्ज तो नहीं हो ना। टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तुम अच्छे से जानती हो कि प्रभात शिंदे कैसा इंसान है। वो मेरे सामने कैसी शर्त रखेगा, ये यहाँ सबको पता है। उसके बाद भी तुम मुझे वहाँ जाने को कह रही हो? Oh, come on, प्रिया, यू आर मैरिड वुमेन नाउ। और फिर तुमने अभी अभी तो कहा था कि तुम्हारा पति तुम्हारे हर छोटे बड़े फैसले में तुम्हारे साथ होगा। एक काम क्यों नहीं करती, तुम अपने साथ राजीव को ले जाना। इससे तुम्हें किसी का खतरा भी नहीं होगा। ओ या, ग्रेट आइडिया पीयूष। इस तरह तो हमारा काम भी हो जाएगा और तुम्हें भी प्रभात शिंदे से डरने की जरूरत नहीं होगी। वैसे भी राजीव सारा दिन तुम्हारे पीछे ही तो घूमता रहता है, तो तुम उसे ही ले जाना अपने साथ। अदिति और पीयूष अच्छी तरह जानते थे कि प्रभात शिंदे किसी भी तरह अपने इरादों को पूरा कर ही लेगा। उसने जिस तरह उस बेचारी फीमेल एम्प्लॉय को फंसाया था, वो आज भी सबको याद है। अदिति जानबूझकर प्रिया को इस आग के दरिये में जाने के लिए उकसा रही थी। प्रिया को इस काम की कीमत अपनी इज्जत से लगानी पड़ती, और अगर प्रिया प्रभात शिंदे की बात नहीं मानती तो फिर वो कभी भी एग्रीमेंट टर्मिनेट नहीं करता। दोनों सूरत में हार प्रिया की ही थी। दादाजी, आप तो सब कुछ जानते हैं। क्या आप भी मुझे इस आग के दरिये में फेंकना चाहते हैं? प्रिया बेटा, तुम एक समझदार लड़की हो। ये काम बहुत इम्पोर्टेंट है और इसे सिर्फ तुम ही कर सकती हो। और फिर राजीव है ना तुम्हारे साथ, तुम डरो मत। इतना कहकर भानु प्रताप मीटिंग रूम से बाहर चले गए। बात साफ थी
सब यही चाहते थे कि प्रिया खुद प्रभात शिंदे के पास जाए। प्रिया के चेहरे का रंग उड़ चुका था। धीरे धीरे करके सभी लोग उस मीटिंग रूम से बाहर चले गए। प्रिया के पैर मानो वहीं जम गए हों। वो वहीं बैठी रह गई। जब कुछ देर तक प्रिया बाहर नहीं गई तो राजीव उसे देखने अंदर आया। क्या हुआ प्रिया, इतनी देर हो गई और तुम बाहर नहीं आई? और ये तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? वो दरअसल द मेहरा एम्पायर के कंट्रेक्चुअल टर्म्स के हिसाब से हमें रॉ मटेरियल सप्लाई का नया एग्रीमेंट बनाना होगा। इसके लिए हमें अपने पुराने एग्रीमेंट को टर्मिनेट करने के लिए हमारे सप्लायर शिंदे ग्रुप के हेड प्रभात शिंदे के पास जाना होगा। तो फिर उसमें परेशानी क्या है? परेशानी की बात कुछ और ही है राजीव। प्रिया ने राजीव को प्रभात शिंदे के बारे में सब कुछ बताया कि किस तरह वो किसी भी काम के लिए उसके साथ डील करने वाली औरत की इज्जत के साथ सौदा करता है। वो इंसान एक दरिंदा है। पिछली बार उसने हमारी एक फीमेल एम्प्लॉय के साथ ऐसा किया था। वो बेचारी इस हैवान से डर गई और कुछ भी नहीं कर सकी, और इस बार इसके साथ मुझे इस आग के दरिये में धकेला जा रहा है। मुझे हर रोज इन लोगों का नया चेहरा देखने को मिलता है। कोई इतना खुदगर्ज कैसे हो सकता है? ये प्रोजेक्ट इन्हें तुम्हारी बदौलत मिला है और ये तुम्हारे साथ ही ऐसा कर रहे हैं। रिडिकुलस। आज पहली बार मुझे ये फील हो रहा है कि मुझे वर्मा खानदान की बेटी होने की कीमत चुकानी पड़ेगी। भाड़ में गया ये प्रोजेक्ट और भाड़ में गए ये लोग। तुम उस इंसान के सामने कभी नहीं जाओगी। राजीव, दिस इज माई ड्रीम प्रोजेक्ट। ये एक मौका है मुझे खुद को साबित करने का। मेरे परिवार के लोग तो यही चाहते हैं कि मैं इस प्रोजेक्ट को ड्रॉप कर दूं। इसीलिए मेरे सामने ऐसी सिचुएशन क्रिएट की गई है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। तुम क्या कहना चाहती हो? इस प्रोजेक्ट के लिए इतना बड़ा रिस्क लेने को तैयार हो? ये रिस्क मुझे लेना ही होगा। इतनी मुश्किल से मैं यहाँ पहुँची हूँ, अब पीछे नहीं हट सकती। ओके फाइन देन। अगर ऐसी बात है तो मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। अगर उस प्रभात शिंदे ने तुम्हें हाथ भी लगाया तो मैं उसकी जान ले लूंगा। इस दौरान प्रिया के दिमाग में एक आइडिया आया। ठहरो राजीव, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना मैं इस प्रभात शिंदे से डील करने से अच्छा धीरेन्द्र शेखावत की मदद ले लूं? अगर धीरेन्द्र शेखावत इसे ऑर्डर करेंगे तो ये चुपचाप पेपर्स पर साइन कर देगा। प्रिया का आइडिया तो अच्छा था, लेकिन राजीव ने खुद धीरेन्द्र को सियाचिन ग्लेशियर्स का दौरा करने के लिए भेजा था। ऐसे में क्या वो प्रिया के फोन कॉल को आंसर कर पाता? देखो राजीव, मैं नहीं चाहती कि तुम किसी भी तरीके से लड़ाई झगड़े में पड़ो, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ना चाहते हुए भी मुझे धीरेन्द्र शेखावत की मदद लेनी ही होगी। प्रिया ने अपने बैग से धीरेन्द्र शेखावत का कार्ड निकाला और अपने फोन पर उसका नंबर डायल किया। प्रिया को लग रहा था कि शायद इतनी जल्दी दोबारा फोन करने पर वो प्रिया का फोन नहीं उठाएंगे, लेकिन धीरेन्द्र शेखावत चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, वो प्रिया के फोन कॉल को इग्नोर नहीं कर सकते थे। आखिर प्रिया उनके बड़े भाई की मोहब्बत जो थी। धीरेन्द्र शेखावत ने एक ही बार में प्रिया का फोन उठा लिया। प्रिया ने उन्हें सारी कहानी सुनाई और शिंदे ग्रुप को साइन करने के ऑर्डर्स देने का रिक्वेस्ट किया। धीरेन्द्र शेखावत तुरंत प्रिया की मदद करने को तैयार हो गए। फोन रखते ही प्रिया का चेहरा खिल उठा। राजीव समझ चुका था कि धीरेन्द्र शेखावत ने प्रिया की बात मान ली है। क्या कहा उन्होंने? धीरेन्द्र शेखावत मेरी मदद करने के लिए तैयार हो गए। मुझे तो भरोसा ही नहीं होता कि इतने बड़े आदमी होकर वो मुझ जैसी ऑर्डिनरी लड़की का फोन कॉल आंसर करते हैं और तुरंत मदद भी करते हैं। बात तो माननी ही पड़ेगी उन्हें तुम्हारी। आखिर प्रिया मैडम को कोई मना कर सकता है क्या? राजीव और प्रिया दोनों हंसने लगे। अब प्रिया को कोई टेंशन नहीं थी। दोनों मीटिंग रूम से बाहर निकल ही रहे थे कि अचानक अदिति अपने हाथ में ढेर सारे फाइल्स लिए प्रिया की ओर आ रही थी। इन फाइल्स को अच्छे से स्टडी कर लेना। और हाँ, एक बात और, ये याद रखना कि अगर तुम इस अग्रीमेंट को टर्मिनेट नहीं करवा पाई ना, तो तुम प्रोजेक्ट इंचार्ज नहीं रहोगी। चलो अब निकलो यहाँ से। प्रिया ने अदिति की बातों को नजरअंदाज कर दिया। वो खुशी खुशी राजीव के साथ बाहर जाने लगी। उसे इस तरह टेंशन फ्री देखकर बाकी लोगों को बहुत हैरानी हुई। कितनी बेशर्म लड़की है। इसे पता है कि अभी इसके साथ क्या होने वाला है, फिर भी किस तरह खुश नजर आ रही है। और इससे भी ज्यादा बेशर्म इसका पति है, जो खुद इसे एक गलत इंसान के पास लेकर जा रहा है। रियली दे आर परफेक्ट मैच। वहाँ मौजूद हर कोई यही सोच रहा था कि आज या तो प्रिया नाकाम होकर लौटेगी या फिर उसे इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। राजीव और प्रिया वर्मा बिजनेस हाउस के ऑफिस से सीधे शिंदे ग्रुप के लिए निकल गए। कुछ ही देर में दोनों शिंदे ग्रुप के ऑफिस में पहुंचे।
प्रभात शिंदे हमेशा की तरह ऑफिस में ही मौजूद था। प्रभात शिंदे की असिस्टेंट ने उन्हें बताया कि वर्मा बिजनेस हाउस से कोई उनसे मिलने आया है। वर्मा बिजनेस हाउस का नाम सुनते ही प्रभात शिंदे खुश हो गया। उसे पिछली बार की अपनी शैतानी याद आ गई। उसे भरोसा था कि इस बार कोई नई लड़की उसका शिकार बनने वाली है। उनको अंदर भेजो। प्रभात शिंदे एक्साइटमेंट के साथ आने वाले इंसान का इंतजार करने लगा। उसका स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन उसे ये कह रहा था कि हो ना हो, अभी उसका सामना एक बेहद खूबसूरत लड़की से होने वाला है। कुछ ही सेकंड्स में प्रभात शिंदे के कैबिन का दरवाजा खुला और अपने सामने का नजारा देखकर उसका मन मचल उठा। कैबिन के अंदर हाथों में फाइल लिए प्रिया दाखिल हुई। प्रिया का स्लिम फिगर, गोरा बदन और तीखे नैन नक्श देखकर प्रभात शिंदे का मुंह खुला ही रह गया। व्हाइट फॉर्मल ड्रेस में प्रिया वाकई बेहद खूबसूरत लग रही थी। प्रभात शिंदे मन ही मन सोचने लगा कि ये लड़की तो पिछली बार वाली से भी ज्यादा हसीन है। उसने सोच लिया था कि वो प्रिया को किसी भी कीमत में अपने हाथों से निकलने नहीं देगा। उस दरिंदे को आज एक नया शिकार मिल गया था। प्रभात शिंदे ने अभी प्रिया को मन भर के देखा ही नहीं था कि इतने में राजीव केबिन में दाखिल हुआ। राजीव प्रिया और प्रभात शिंदे के बीच में एक बड़ी चट्टान की तरह खड़ा हो गया। उसके यूं बीच में आ जाने से प्रभात शिंदे अब प्रिया को देख नहीं पा रहा था। इस बात से प्रभात शिंदे को चिढ़ होने लगी। कौन हो तुम और इस तरह बीच में आकर क्यों खड़े हो गए हो? हेलो मिस्टर शिंदे, आई एम प्रिया फ्रॉम वर्मा बिजनेस हाउस और ये मेरे हस्बैंड राजीव हैं। हस्बैंड वाली बात सुनकर प्रभात शिंदे को कुछ अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी उसका पूरा ध्यान प्रिया की खूबसूरती पर ही था। प्रिया ने प्रभात शिंदे को फाइल देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। प्रभात शिंदे फाइल लेने के बहाने प्रिया का हाथ छूने लगा। प्रिया के मक्खन जैसे कोमल और गोरे हाथों को छूकर उसे बहुत मजा आ रहा था। ओह, तो आप ही वो प्रिया हैं जिसके पूरे शहर में चर्चे हो रहे हैं। कमाल कर दिया है आपने तो। मुझे आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई। जब प्रभात शिंदे का हाथ प्रिया के हाथ से टच हुआ तो प्रिया ऑकवर्ड हो गई। उसने जल्दी से फाइल को टेबल पर रखकर अपना हाथ पीछे हटा लिया। ये सब देख राजीव को गुस्सा आने लगा। उसने तुरंत प्रभात शिंदे से हाथ मिलाने के बहाने उसका हाथ पकड़ लिया। राजीव ने काफी जोर से प्रभात शिंदे का हाथ दबाया, जिसकी वजह से प्रभात शिंदे के मुंह से चीख निकल गई। ओह सॉरी, शायद आप मेरी पकड़ को झेल नहीं पाएंगे, इसीलिए आप हमसे थोड़ा दूर ही रहिए। प्रभात शिंदे को समझ आ रहा था कि राजीव ने उसके साथ ऐसा इंटेंशनली किया है, लेकिन फिर भी उसने राजीव को नजरअंदाज करके प्रिया पर फोकस करना सही समझा। आप खड़ी क्यों हैं? प्लीज हैव अ सीट। प्रिया प्रभात शिंदे के सामने वाली सीट पर बैठ गई। मिस्टर शिंदे, आप एक बार इस फाइल को पढ़ लीजिए। अगर आपको सब कुछ ठीक लगे तो आप इसे अभी साइन कर सकते हैं। ये हमारा ऑनगोइंग एग्रीमेंट टर्मिनेशन फाइल है। प्रभात शिंदे ने उस फाइल को उठाया और पढ़ना शुरू किया। उस दरिंदे की नजर फाइल पर कम और प्रिया के शरीर पर ज्यादा थी। कुछ देर फाइल पढ़ने के बाद प्रभात शिंदे एग्रीमेंट टर्मिनेट करने के लिए सेटिस्फाइड था, लेकिन वो ये सब इतनी आसानी से नहीं करना चाहता था। वो किसी भी बहाने से एक बार प्रिया से अकेले में मिलना चाहता था। अगर सब कुछ ठीक हो तो आप इसे अभी साइन कर दीजिए ताकि हम आगे की प्रोसीडिंग्स शुरू कर पाएं। वेल मिस प्रिया, इसे इतनी जल्दी साइन करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। क्या मैं जान सकता हूँ कि ये आज क्यों नहीं हो सकता? मिस प्रिया, लगता है आपने अभी अभी वर्मा बिजनेस हाउस के मैटर्स को देखना शुरू किया है। दरअसल ये एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट है और इसे इस तरह अचानक टर्मिनेट करना मुश्किल है। प्रिया प्रभात शिंदे के इरादों को अच्छी तरह से समझ रही थी। वो जानबूझकर साइन नहीं करना चाहता था ताकि वो किसी बहाने से प्रिया का फायदा उठा सके। प्रिया ने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उससे रहा नहीं गया और उसने प्रभात शिंदे से कहा, इस छोटे से काम को पोस्टपोन करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। धीरेन्द्र शेखावत से तो आपकी बात हो ही गई होगी ना? प्रिया की कही गई बातें प्रभात शिंदे के कानों तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। वो हवस भरी निगाहों से सिर्फ प्रिया के शरीर को देख रहा था। ये देखकर राजीव अब खुद को रोक नहीं पाया। मिस्टर शिंदे, आप तो जानते ही हैं कि वर्मा बिजनेस हाउस का नया प्रोजेक्ट द मेहरा एम्पायर के लिए है। आप इस बात की गहराई को समझने की कोशिश करिए। माफ करिए, लेकिन मैं आपकी बात को समझ नहीं पाया। आप इस प्रोसेस को डिले ना करके वर्मा बिजनेस हाउस एंड द मेहरा एम्पायर दोनों के ही गुड बुक्स में रह सकते हैं, और फिर क्या पता आपको भी इस प्रोजेक्ट में अच्छे खासे पैसे कमाने का मौका मिल जाए। पैसों की बात सुनकर प्रभात शिंदे सोच में पड़ गया। द मेहरा एम्पायर से कौन नहीं जुड़ना चाहता था, लेकिन इतनी हसीन लड़की को
वो इतनी आसानी से जाने भी नहीं देना चाहता था। प्रभात शिंदे सोचने में काफी समय लगा रहा था। राजीव को विश्वास नहीं हो रहा था कि धीरेन्द्र शेखावत से बात होने के बाद भी कोई इंसान डिसीजन लेने में इतना समय कैसे लगा सकता है। क्या सचमुच प्रभात शिंदे की बात धीरेन्द्र शेखावत से हुई भी है या नहीं? राजीव को साफ नजर आ रहा था कि पैसों का लालच मिलने के बाद भी ये इंसान प्रिया को जाने नहीं देना चाहता। प्रभात शिंदे का ये रवैया अब उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। राजीव अचानक अपनी सीट से खड़ा हो गया और प्रिया का हाथ पकड़कर कहने लगा, प्रिया, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। मिस्टर शिंदे डिसीजन लेने में काफी समय लगा रहे हैं। मुझे लगता है कि वो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करना चाहते। प्रिया हैरानी से राजीव की ओर देखने लगी। वो चाहती थी कि राजीव प्रभात शिंदे को कन्विंस करने में उसकी मदद करे, लेकिन राजीव तो वहाँ से चलने को कह रहा था। हमें इस शहर में और भी कई सप्लायर्स मिल जाएंगे जो इनसे भी ज्यादा प्रोफेशनली वर्क करते होंगे। लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम हियर। प्रभात शिंदे ने राजीव से ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था। राजीव का ये एटीट्यूड देखकर प्रभात शिंदे को गुस्सा आने लगा। फाइन देन, यहाँ से जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, आई मेक श्योर कि यहाँ से जाने के बाद इस शहर का कोई भी सप्लायर तुम्हारे साथ डील नहीं करेगा। तुम लोगों को वापस आकर मुझसे ही भीख मांगनी पड़ेगी। रिमेम्बर माई वर्ड्स। प्रभात शिंदे की बातें सुनकर प्रिया घबराने लगी। अगर आज ये काम प्रिया पूरा नहीं कर पाई तो वर्मा बिजनेस हाउस के लोग उसे प्रोजेक्ट इंचार्ज नहीं रहने देंगे। राजीव, तुम ये क्या कर रहे हो? हमें समझदारी से काम लेना होगा। मेरी बात मानो या रुक जाओ। मैं सब कुछ बहुत सोच समझ कर ही कर रहा हूँ। जस्ट ट्रस्ट मी। राजीव को इतना कॉन्फिडेंट देखकर प्रिया कुछ भी नहीं कह पाई। वो चुपचाप राजीव के पीछे पीछे वहां से चली गई। उन दोनों को इस तरह वहां से जाता देख प्रभात शिंदे बौखला उठा, लेकिन उसने प्रिया की आंखों में डर देख लिया था। अब प्रभात शिंदे प्रिया के इसी डर का फायदा उठाने वाला था। प्रभात शिंदे अपने केबिन से बाहर रोड की तरफ झांक कर देखने लगा कि राजीव और प्रिया वहां से निकलकर कहां जाते हैं। उसने देखा कि वो दोनों उनके ऑफिस से निकलकर सामने वाले कैफे में चले गए। प्रभात शिंदे अपनी ऑफिस से उन दोनों पर नजर रखे हुए था। ये तुमने क्या कर डाला राजीव? अब मैं वापस जाकर सबको क्या जवाब दूंगी? अब तक तो प्रभात शिंदे ने दादाजी को बता दिया होगा कि हम दोनों उसके ऑफिस से इस तरह निकल गए हैं। तुमने बनती हुई बात बिगाड़ दी। तुम्हें मुझ पर भरोसा है या नहीं? धीरेन्द्र शेखावत के कहने के बाद कोई भी इंसान उसकी बात को नहीं टाल सकता। हो ना हो, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। राजीव ने तुरंत अपना फोन निकाला और धीरेन्द्र को मैसेज करके पूछा कि उसने शिंदे ग्रुप में बात की है या नहीं। धीरेन्द्र ने मैसेज का जवाब देते हुए राजीव को बताया कि उसकी बात प्रभात शिंदे के भतीजे रवि शिंदे से हुई थी। धीरेन्द्र ने यह भी बताया कि रवि शिंदे ही शिंदे ग्रुप का मेजर शेयर होल्डर है, इसलिए उसके फैसले ही माने जाएंगे। धीरेन्द्र ने राजीव को उसी कैफे में रवि शिंदे का इंतजार करने को कहा। धीरेन्द्र का मैसेज मिलने के बाद राजीव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मैं यहाँ इतनी टेंशन में बैठी हूँ और तुम ऐसी सिचुएशन में स्माइल कर रहे हो? मुझे अभी अभी जो बात मालूम पड़ी है उसे जानने के बाद तुम भी खुश हो जाओगी। कैसी बात? मुझे अभी अभी पता चला है कि शिंदे ग्रुप के सारे बड़े फैसले प्रभात शिंदे नहीं बल्कि उसका भतीजा रवि शिंदे लेता है, जो इस कंपनी का मेजर शेयर होल्डर है। धीरेन्द्र शेखावत ने जरूर रवि शिंदे से ही बात की होगी। तुम बस कुछ देर यहीं वेट करो। राजीव की बात सुनकर प्रिया भी खुश हो गई। इतने में प्रिया के फोन पर प्रभात शिंदे का कॉल आता है। प्रिया घबराती हुई फोन उठाती है। मुझे पता है कि तुम सामने वाले कैफे में ही हो, लेकिन तुम एक समझदार लड़की हो। मैं आज ही तुम्हारे सारे पेपर साइन कर दूंगा। तुम बस आधे घंटे बाद होटल लेवल अप में अकेली चली जाना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। इतना कहकर प्रभात शिंदे ने फोन काट दिया। प्रिया के हाथ पैर कांपने लगे। किसका फोन था प्रिया? और तुम इतनी घबरा क्यों रही हो? प्रिया ने सारी बात राजीव को बता दी। राजीव की आंखें गुस्से से लाल हो गई। बड़ा शौक है ना इस प्रभात शिंदे को लड़कियों के साथ खेलने का। आज मैं पूरी दुनिया के सामने इसे नंगा कर दूंगा। कुछ ही देर में रवि शिंदे कैफे में आता है। आर यू मिस प्रिया फ्रॉम वर्मा बिजनेस हाउस? जी, मैं ही प्रिया वर्मा हूँ। आप कौन? हेलो मिस प्रिया, आई एम रवि शिंदे फ्रॉम शिंदे ग्रुप। मिस्टर धीरेन्द्र शेखावत की अभी कुछ देर पहले ही मुझसे बात हुई थी। आप मुझे अपने पेपर्स दिखाइए, मैं अभी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर देता हूँ। प्रिया ने जल्दी से फाइल रवि शिंदे के हाथों में दे दी। कुछ देर फाइल को पढ़ने के बाद रवि शिंदे ने उस पर साइन कर दिया। काम पूरा होते ही प्रिया के चेहरे पर खुशी दिखाई दी। फाइनली हमारा काम पूरा हो गया। चलो अब हम दादाजी को ये फाइल दे देते हैं। अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। जब तक मैं उस प्रभात शिंदे को दुनिया के सामने बेनकाब न कर दूं, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। मेरे पास एक प्लान है। राजीव और प्रिया दोनों प्रभात शिंदे के बताए हुए होटल लेवल अप में पहुंचे। प्रभात शिंदे ने पहले से ही वहां एक रूम बुक कर रखा था।
राजीव बड़ी होशियारी से उस रूम में प्रिया के साथ दाखिल हुआ। प्रभात शिंदे उस वक्त बाथरूम में था। दरवाजे की आवाज सुनकर प्रभात शिंदे समझ गया कि प्रिया उसके पास आ गई है। मुझे पता था तुम जरूर आओगी, तुम सचमुच काफी समझदार हो। राजीव ने प्रिया को प्रभात शिंदे की बात का जवाब देने का इशारा किया। आप जो बोलेंगे मैं करने को तैयार हूँ, बस आप उन पेपर्स पर साइन कर दीजिए। हाँ, मैं जरूर साइन करूंगा, पर इतनी जल्दी भी क्या है, पहले तुम यहाँ तो आओ मेरे पास। लेट्स हैव सम फन बेबे। प्रभात शिंदे की बकवास सुनकर राजीव का मन किया कि उसका मुंह तोड़ दे, लेकिन राजीव उसे बड़ी होशियारी से पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करना चाहता था। राजीव दबे पांव बाथरूम में घुसा और एक मोटे से टॉवल से प्रभात शिंदे का मुंह ढक दिया और उसे जोर से जकड़ लिया। प्लान के मुताबिक प्रिया ने जल्दी से एक रस्सी से प्रभात शिंदे के हाथ पैर बांध दिए। राजीव ने प्रिया को उस कमरे से बाहर जाने का इशारा किया, क्योंकि वो इन सब में प्रिया को शामिल नहीं करना चाहता था। प्रिया के बाहर निकलते ही राजीव ने प्रभात शिंदे को मारना शुरू किया। राजीव ने उसे मार मार कर अधमरा कर दिया और फिर एक कैमरा निकालकर राजीव ने प्रभात शिंदे के बयान को रिकॉर्ड किया। उस बयान में प्रभात शिंदे ने अब तक किए हुए सारे हैवानियत का खुलासा किया था। प्रभात शिंदे ने खुद कबूल किया कि उसने किस तरह मासूम लड़कियों का फायदा उठाया है। राजीव को जो चाहिए था वो उसे मिल गया। राजीव ने इस रिकॉर्डिंग को अननोन आइडेंटिटी से सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। कुछ ही घंटों में पूरी दुनिया को पता चल गया था कि प्रभात शिंदे किस तरीके का इंसान था। लोग उसकी हैवानियत पर थूकने लगे और उसे पुलिस कस्टडी में डालने की डिमांड करने लगे। राजीव ने यह स्टिंग ऑपरेशन बहुत होशियारी से किया था और इन सब में कहीं भी प्रिया या वर्मा खानदान का जिक्र नहीं होने दिया। मेरी वाइफ को गलत निगाहों से देखने वाले का यही अंजाम होगा। प्रभात शिंदे को सबक सिखाने के बाद प्रिया और राजीव वर्मा बिजनेस हाउस के ऑफिस के लिए निकल गए। वर्मा फैमिली के सारे लोग ऑफिस में बैठकर प्रिया के बारे में गॉसिप कर रहे थे। ये प्रिया की लाइफ ना किसी सर्कस से कम नहीं है। पता नहीं क्या सोचकर उसने राजीव से शादी की है। खैर कोई बात नहीं, राजीव से शादी करने के बाद उसकी सर्कस जैसे लाइफ में एक नया जोकर जो आ गया है। सारे लोग जोर जोर से हंसने लगे। इसी दौरान राजीव और प्रिया की एंट्री होती है। प्रिया इतनी जल्दी लौट आएगी ये उन लोगों ने नहीं सोचा था। अरे सब लोग देखो, हमारी सेवियर लौट आई है। सब लोग एक साथ प्रिया और राजीव की तरफ देखते हैं। प्रिया समय से जल्दी लौट आई थी, इसलिए उन लोगों को लगा कि शायद प्रिया प्रभात शिंदे से पेपर साइन नहीं करवा पाई। क्या हुआ प्रिया, तुम बड़ी जल्दी लौट आई। डोंट से कि तुम प्रभात शिंदे से पेपर साइन नहीं करवा पाई। प्रिया ने फाइल अदिति के हाथों में थमा दी। ये रही फाइल, जरा ध्यान से देखो। इन पेपर्स पर शिंदे ग्रुप का स्टैम्प और वैलिड सिग्नेचर है। अगर तुम्हें अभी भी कोई डाउट है तो तुम खुद शिंदे ग्रुप के ऑफिस जाकर कंफर्म कर सकती हो। फाइल को देखकर अदिति को विश्वास नहीं हो रहा था। वो मन ही मन सोच रही थी कि क्या सचमुच प्रिया ने ये काम इतनी आसानी से करवा लिया या फिर प्रभात शिंदे ने डिजायर्स फुलफिल करने के बाद ही इसे साइन किया है। ओह वाओ, ग्रेट वर्क प्रिया। मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतनी टैलेंटेड हो। आखिर प्रभात शिंदे तुमसे खुश हो ही गया है ना। वैसे इस सब में राजीव को तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं था ना। What do you mean by this? ज्यादा भोली मत बनो प्रिया, मानना पड़ेगा तुम इस प्रोजेक्ट में बनी रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हो। आई एम इम्प्रेस्ड। अदिति की बातें राजीव और प्रिया को समझ आ रही थी। अब अदिति ने राजीव की तरफ देखकर बोलना शुरू किया। You know what? मेरे पति मुझे लेकर बहुत पॉजिटिव है। वो तो कभी इस तरह के समझौते के लिए मानते ही नहीं, लेकिन एक तरह से अच्छा ही हुआ। प्रिया को अब ऐसे लोगों के साथ भी डील करने का एक्सपीरियंस जो हो गया है। अगली बार से हम ऐसी हर सिचुएशन में प्रिया को ही भेजा करेंगे। अदिति की बात सुनकर राजीव की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने कसकर अपनी मुट्ठी बांध ली। प्रिया अदिति की हर बात को अच्छे से समझ पा रही थी। प्रिया गुस्से से आगे बढ़ी और उसने अदिति के हाथ से फाइल लेकर जोर से जमीन पर पटक दिया।
माइंड योर वर्ड्स। तुम्हें होश भी है कि तुम मेरे बारे में क्या कह रही हो? ओफो प्रिया, इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? मैंने तो बस सच ही कहा। वैसे तुम्हें तो इन सब की आदत होगी ना। 5 साल पहले भी तो तुमने किसी अनजान इंसान के साथ यू नो व्हाट आई मीन। इट सीम्स यू आर प्रो एट इट। प्रिया से अदिति की बातें और बर्दाश्त नहीं की जा रही थी। उसने अदिति के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारा। हाउ डेयर यू बिच! सच बर्दाश्त नहीं हो रहा है ना तुम्हें? लेकिन हकीकत तो यही है कि तुम एक सड़क छाप लड़की हो जो अपने फायदे के लिए किसी के भी बिस्तर पर उसके साथ सो सकती है। जस्ट शट अप। तुम तो चुप ही रहो। जो मर्द अपनी बीवी को किसी और के साथ बिस्तर पर छोड़कर बाहर बैठा रहे, वो दरअसल नामर्द होता है। राजीव का अब खुद पर कोई कंट्रोल नहीं रहा। वो भागते हुए आगे बढ़ा। उसने अदिति को जोरदार धक्का मारा। राजीव का फोर्स इतना पावरफुल था कि अदिति दूर जाकर गिर पड़ी। पास ही पड़े टेबल पर राजीव ने एक जोरदार पंच मारा, जिससे उस टेबल के टुकड़े टुकड़े हो गए। राजीव की आंखों में खून उतर आया था। उसका ये पागलपन देखकर वहां सभी डर गए। किसी ने भी आगे बढ़कर अदिति को उठाने की हिम्मत तक नहीं की। प्रिया को लगा कि अगर राजीव ने कुछ किया तो बात हद से आगे बढ़ जाएगी। प्रिया जल्दी से राजीव के पास गई और उसे शांत करने लगी। राजीव, ये इस तरह रिएक्ट करने की सही जगह नहीं है। ये एक बदतमीज लड़की है। तुम इसकी बातों पर ध्यान मत दो। मेरे पति के होते हुए कोई भी गैर मर्द मुझे आंख उठाकर देखने की जरूरत भी नहीं कर सकता है। हमारी फाइल को प्रभात शिंदे नहीं बल्कि शिंदे ग्रुप के मेजर शेयर होल्डर रवि शिंदे ने किया है। और अगर तुम्हें प्रभात शिंदे की कहानी जानने में इतना ही इंटरेस्ट है तो जरा उनकी वायरल वीडियो को भी देख लेना। इन लोगों को जस्टिफिकेशन देने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। जिनकी सोच ही गंदी होती है वो दूसरों के बारे में हमेशा गलत ही सोचेंगे। हमें अपना समय यहाँ और बर्बाद नहीं करना चाहिए। लेट्स गो प्रिया। राजीव प्रिया का हाथ पकड़कर वर्मा बिजनेस हाउस के ऑफिस से बाहर चला जाता है। उनको इस तरह आराम से बाहर जाता देख अदिति तिलमिला उठती है। What the hell? मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम लोग इतने डरपोक निकलोगे। उस राजीव के सामने तुम में से किसी की भी जबान नहीं खुली। कल रात पार्टी में मेरे साथ जो कुछ भी राजीव ने किया उसके बाद मेरा चुप रहना ही सही है। ही इज एक्सट्रीमली पावरफुल। राजीव चुपचाप प्रिया के साथ जाकर गाड़ी में बैठ गया। राजीव प्लीज, तुम इन बेवकूफों के चलते अपना मूड स्पॉइल मत करो। डोंट वरी माय वाइफ। जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो मेरा मूड अच्छा ही रहता है। So sweet of you. राजीव, अब हमें आर्या को उसके स्कूल से पिक करना होगा। हाँ चलो, पहले हम आर्या को पिक कर लेते हैं, फिर मुझे तुमसे और अंकल आंटी से एक जरूरी बात भी करनी है। राजीव और प्रिया आर्या को उसके स्कूल से पिक करने के बाद प्रिया के घर चले गए। प्रिया को देखते ही सरला ने उसे गले लगा लिया। तुम्हारे पापा ने मुझे तुम्हारे और राजीव की कोर्ट मैरिज के बारे में बताया। मैं बहुत खुश हूँ प्रिया। आखिरकार मेरी बच्ची की शादी हो ही गई और हमारी आर्या को पिता का नाम मिल गया। हाँ माँ, ये सब कुछ राजीव ने ही किया है और आज हमने आर्या का शहर के सबसे बड़े किंडरगार्टन में एडमिशन भी करवा दिया। अरे वाह, ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया। चलो अब तुम सब अंदर आओ। आज एक ही दिन में इतना कुछ हो गया है। तुम सब थक गए होगे। बैठो, मैं अभी सबके लिए खाना लगाती हूँ। सरला ने सभी को डाइनिंग टेबल पर बैठाया और खाना सर्व करने लगी। आर्या, आपको अपना नया स्कूल कैसा लगा? मेरा नया स्कूल बहुत बड़ा और बहुत अच्छा है। आज मेरे बहुत सारे नए फ्रेंड्स भी बन गए। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। डैडी, मेरे फ्रेंड्स कह रहे थे कि आप तो एक सुपर हीरो हो। आज आपने कितनी अच्छी फाइट की। अब वो बैड आंटी कभी मेरी मम्मा से लड़ाई नहीं करेंगी। अरे ये किस फाइट की बात कर रही है? कुछ नहीं माँ, वो बस यूं ही। बेटा आर्या, ऐसे फाइट करना गलत बात है। डैडी अब से ऐसा कभी नहीं करेंगे और आप भी ऐसा कभी करने की मत सोचना। ओके मम्मा। आंटी, मैं अभी कुछ समय से दिल्ली में हूँ और मैंने ये हमेशा देखा है कि प्रिया को कितना स्ट्रगल करना पड़ा है। पिछले 5 सालों में इसकी लाइफ बहुत डिफिकल्ट रही है। राजीव ने प्रिया का हाथ अपने हाथों में लिया और कहने लगा, अब जब मैंने इन दोनों की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो इनकी खुशियों की जिम्मेदारी भी मेरी ही है। राजीव, तुम अचानक से ये क्यों कह रहे हो? प्रिया,
तुम्हारे साथ जितना गलत होना था हो चुका है, बस अब और नहीं। मैं तुम्हें जिंदगी की हर खुशी देना चाहता हूँ। आज हम लीगली हस्बैंड वाइफ बन चुके हैं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक ग्रैंड वेडिंग ऑर्गेनाइज करना चाहता हूँ। राजीव की बात सुनकर प्रिया की आंखें भर आई। प्रिया ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी भी कभी ग्रैंड वेडिंग हो पाएगी। प्रिया के पास कहने को शब्द नहीं थे। राजीव, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या मैं आपको और अंकल को आज से मम्मी पापा बुला सकता हूँ? हाँ बेटा, हाँ, जरूर जरूर बेटा, जरूर। राजीव की बातें सुनकर सरला खुशी से रोने लगी। वाओ, मेरी मम्मी पापा की शादी होगी। डैडी, आपकी शादी में मैं जरूर आऊंगी। आऊंगी ना? ऑफ कोर्स माय प्रिंसेस। ये राजीव, शादी एक बहुत बड़ा कमिटमेंट है। क्या तुम मेरी बेटी का हमेशा ख्याल रखोगे? जी पापा, मैं इन दोनों का अपनी जान से भी ज्यादा ख्याल रखूंगा। मुझे बस आप दोनों का आशीर्वाद चाहिए। राजीव की बातों को सुनकर रमेश वर्मा का पूरा परिवार इमोशनल हो गया। माता पिता को अपनी बच्चों की खुशी के अलावा और कुछ नहीं चाहिए होता है। प्रिया और आर्या की खुशी देखकर रमेश और सरला भी बहुत खुश थे। आज सालों बाद उनके घर में खुशियां लौटी थी। डिनर करने के बाद राजीव आर्या और प्रिया के साथ बाहर गार्डन में टहल रहा था। अब जब हमारी शादी पूरे रीति रिवाज के साथ होने वाली है, तो मैं तुमसे तुम्हारी पसंद जानना चाहता हूँ। कैसी पसंद राजीव? प्रिया, शादी हर लड़की का सपना होता है। तुमने भी कभी ना कभी सोचा ही होगा कि जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम किस तरह की ज्वेलरी पहनना चाहोगी। मुझे तुम्हारी इसी पसंद के बारे में जानना है। देखो राजीव, लड़कियां ज्वेलरी बेहद पसंद करती हैं, लेकिन इन सब बातों का भी कोई फायदा नहीं है। हमें फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। मैं तो बस तुम्हारी पसंद जानना चाहता हूँ। जरूरी थोड़ी है कि मैं तुम्हें वो खरीद कर ही दे दूंगा। अगर ऐसी ही बात है तो मुझे इंडिया फेमस ज्वेलरी डिजाइनर अमृता सहगल की लगभग हर ज्वेलरी पीस बेहद पसंद है। कुछ महीने पहले ही उसे इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला है और अब वो इंटरनेशनल सुपरस्टार की ज्वेलरी डिजाइन करने वाली है। मुझे नहीं पता था कि मेरी सिंपल सी दिखने वाली वाइफ को ज्वेलरी का इतना शौक होगा। ऑफ कोर्स राजीव, इनफैक्ट मैं तो उसके हर लेटेस्ट डिजाइन को देखती हूँ। उसकी डिजाइन ज्वेलरी बेहद रेयर होती है। लॉन्च होते ही उसके सारे डिजाइन बुक कर लिए जाते हैं। साउंड्स इम्प्रेसिव। राजीव भले ही प्रिया के सामने अनजान बनने का दिखावा कर रहा हो, लेकिन वो अमृता सहगल को अच्छी तरह जानता था। इनफैक्ट अमृता सहगल के द मेहरा एम्पायर के साथ काफी अच्छे ताल्लुकात थे और अमृता सहगल राजीव मेहरा की सच्चाई भी जानती थी कि दरअसल वही द मेहरा एम्पायर के मालिक हैं। राजीव ने इस वक्त ये डिसाइड कर लिया था कि वो प्रिया को अमृता सहगल की डिजाइन ज्वेलरी ही देगा। डैडी, मुझे भी एक रिंग चाहिए। क्या आप मुझे दिलाओगे? आर्या की बात सुनकर राजीव और प्रिया दोनों हंसने लगे। ऑफ कोर्स माय प्रिंसेस। रात काफी हो गई थी। अब राजीव वापस होटल जाना चाहता था। उसकी गाड़ी की चाबी प्रिया के घर के अंदर ही रह गई थी। राजीव घर के अंदर चाबी लेने गया तो सरला हॉल में बैठकर टीवी देख रही थी। राजीव को इस तरह जाता देख सरला ने कहा, राजीव, देखो बेटा, अब लीगली तुम मेरी बेटी के हस्बैंड हो और कुछ ही दिनों में तुम दोनों की शादी भी होने वाली है। तुम्हारा इस तरह बाहर रहना मुझे अच्छा नहीं लगता है। तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हें अपने बीवी बच्चों के साथ एक ही घर में रहना चाहिए? सरला की बात सुनकर प्रिया ऑकवर्ड हो गई। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? ठीक ही तो कह रही हूँ। माना कि हमारा घर बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ राजीव के लिए गेस्ट रूम है। बाहर होटल में रहकर पैसे खर्च करना सही बात नहीं है। तुम लोगों को शादी में बहुत पैसे की जरूरत पड़ेगी। देखो, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अब आगे राजीव बेटे की मर्जी। सरला ने तो मानो राजीव के मन की ही बात कह दी हो। राजीव मन ही मन बहुत खुश हो गया। अब मैं आपकी बात नहीं टाल सकता हूँ माँ। अब जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। राजीव ने प्रिया की तरफ देखकर आंख मारी और मुस्कुराते हुए बोला, मैं अभी होटल से अपना सारा सामान ले आता हूँ। इतना कहकर राजीव जल्दी से होटल के लिए निकल गया। राजीव के जाते ही प्रिया ने गेस्ट रूम को तैयार कर दिया। प्रिया मन ही मन घबरा रही थी। उसने नहीं सोचा था कि ये पल उसकी जिंदगी में इतनी जल्दी आ जाएगा।
जब वो अपने पति के साथ एक ही घर में रहेगी। कुछ ही देर में राजीव होटल से अपना सारा सामान 2 सूटकेस में भर कर ले आया। प्रिया ने राजीव का सामान गेस्ट रूम में रखने में उसकी मदद की। राजीव ब्लश कर रहा था। प्रिया को तो इतनी शर्म आ रही थी कि वो राजीव से आंखें भी नहीं मिला पा रही थी। राजीव, तुम अब रेस्ट करो, मैं चलती हूँ। प्रिया कमरे से निकलने ही वाली थी कि इतने में आर्या दौड़ती हुई गेस्ट रूम में आ गई। डैडी, मुझे आज आप दोनों के साथ सोना है। आर्या की नई फरमाइश सुनकर प्रिया का चेहरा शर्म से लाल हो गया। बेटा, डैडी बहुत थक गए हैं, उन्हें अभी आराम करने दो। चलो, मैं तुम्हें एक अच्छी सी स्टोरी सुनाती हूँ। नहीं मम्मा, नहीं 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 नहीं, मुझे आप दोनों के साथ ही सोना है। मेरे सारे फ्रेंड्स अपनी मम्मी पापा के साथ ही सोते हैं और मैं सिर्फ मम्मी के साथ सोती हूँ, इसलिए मुझे मम्मी डैडी दोनों चाहिए। आर्या की जिद सुनकर राजीव के चेहरे पर शरारत भरी मुस्कुराहट आ गई। मेरी प्रिंसेस कुछ कहे और वो पूरा ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। आज मेरी बेटी अपनी मम्मी पापा के साथ ही सोएगी एंड दैट्स फाइनल। राजीव के इस शर्त को देखकर प्रिया का मुंह खुला रह गया। ये लेट्स गो डैडी। आर्या अपने छोटे छोटे हाथों से राजीव को पकड़कर प्रिया के कमरे में ले गई। ये पहली बार था जब राजीव प्रिया के कमरे में आया था। प्रिया का कमरा बिल्कुल सिंपल सा था, उसमें बस प्रिया की जरूरत का सामान ही दिख रहा था। कमरे को देखकर ये साफ समझ आ रहा था कि प्रिया अपने शौक पूरे नहीं करती। राजीव मन ही मन सोचने लगा कि अगर प्रिया के साथ 5 साल पहले उसकी वजह से वो हादसा नहीं हुआ होता तो शायद आज प्रिया की लाइफ बहुत अलग होती। कम उम्र में एक बच्ची की सिंगल मदर होना और सबके ताने सुनना, प्रिया वाकई बहुत बुरे वक्त से गुजरी है। राजीव इन सब के लिए खुद को ब्लेम कर रहा था। प्रिया दुनिया की हर खुशी डिजर्व करती थी और अब राजीव ने यह डिसाइड कर लिया था कि वो प्रिया के लिए सब कुछ करेगा। इतने में आर्या राजीव का हाथ पकड़कर उसे बेड पर ले गई। मम्मा, आप भी आओ ना हमारे साथ बेड पर। आर्या की बातें सुनकर राजीव शर्म के साथ प्रिया की ओर देखने लगा। प्रिया शर्म से अपनी नजरें तक नहीं उठा पा रही थी। तुम्हारे डैडी तुम्हें एक नई स्टोरी सुनाएंगे, मुझे किचन में कुछ काम है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। इतना कहकर प्रिया जल्दी से अपने कमरे से बाहर चली गई। राजीव समझ गया था कि प्रिया शर्मा रही है। कुछ देर बाद प्रिया कमरे में वापस लौटी, लेकिन तब तक आर्या सो चुकी थी। प्रिया बिना कुछ कहे राजीव के सामने चुपचाप खड़ी हो गई। प्रिया, तुम घबराओ मत। मुझे लगता है कि शायद अभी तुम मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं हो। जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती तब तक मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा। राजीव की बात सुनकर प्रिया को अच्छा लगा। थैंक यू राजीव, तुमने बिल्कुल सही डिसीजन लिया। बहुत रात हो गई है, अब तुम्हें भी आराम करना चाहिए। राजीव उठकर कमरे से बाहर जाने लगा। राजीव का मन तो नहीं था इस तरह प्रिया को छोड़कर जाने का, लेकिन फिर भी उसे जाना पड़ा। प्रिया लगातार ब्लश कर रही थी। राजीव ने प्रिया के फोरहेड पर किस किया और गुड नाइट कहकर दूसरे कमरे में चला गया। गेस्ट रूम में आते ही राजीव ने अपना फोन निकाला और अमृता सहगल को फोन लगाया। Am I speaking to Miss अमृता सहगल? हाय, यस, अमृता सहगल दिस साइड। हेलो अमृता, मैं राजीव मेहरा बात कर रहा हूँ। हेलो मिस्टर मेहरा, हाउ मे आई हेल्प यू? वो दरअसल मुझे आपकी लेटेस्ट डिजाइन ज्वेलरी चाहिए थी। मुझे एक खूबसूरत डायमंड नेकलेस और रिंग चाहिए। ओह, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर। आज ही मैंने अपनी लेटेस्ट एडिशन ज्वेलरी फ्रेंच एग्जीबिशन के लिए भेजी है। अमृता, मैं आपको आपकी ज्वेलरी के लिए डबल प्राइस पे करने को तैयार हूँ। सर, आप मुझे पैसों की बात करके शर्मिंदा कर रहे हैं। अगर ये डिजाइन्स आपके लिए इतने इम्पोर्टेंट है तो मैं कल ही अपनी सारी ज्वेलरी वापस इंडिया मंगवा लूंगी। थैंक यू सो मच अमृता, मैं आपका ये जेस्चर हमेशा याद रखूंगा। अगर आपको कभी मेरी जरूरत हो तो मुझे जरूर बताइएगा। माय प्लेजर सर। वैसे भी द मेहरा एम्पायर की हम पर बहुत एहसान है। मुझे आपकी मदद करके बेहद खुशी होगी। अमृता, आप मुझे अपनी ज्वेलरी की प्राइस बताइए। मैं अभी इसी वक्त आपको पेमेंट करके उन्हें खरीदना चाहता हूँ। सर, मैं आपसे पैसों की बात कर ही नहीं सकती। अमृता, ये आपका बिजनेस है। आई वॉन्ट टू नो द प्राइस। ओके सर, उन डिजाइन्स की मार्केट वैल्यू 10 करोड़ रुपए है। एज आई प्रॉमिस्ड, मैं आपको अभी इसी वक्त मार्केट वैल्यू से डबल पेमेंट करके आपकी सारी लेटेस्ट ज्वेलरी खरीद रहा हूँ।
राजीव ने अमृता का फोन काटा और उसी वक्त अमृता को 20 करोड़ पेमेंट कर डाला। राजीव ने आज पहली बार अपनी वाइफ के लिए एक गिफ्ट लिया था। राजीव बेहद खुश और एक्साइटेड था। अगले ही दिन अमृता सहगल ने अपनी सारी लेटेस्ट ज्वेलरी डिजाइन्स फ्रेंच एग्जीबिशन से वापस इंडिया मंगवा ली। ये खबर रातों रात आग की तरह फैल गई कि एक मिस्टीरियस मैन ने दुगने पैसे देकर अमृता सहगल के सारे लेटेस्ट डिजाइन्स खरीद लिए हैं। राजीव के कहने पर अमृता ने उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की। इसी के कारण लोगों में ज्यादा क्यूरियोसिटी होने लगी। दूसरे ही दिन राजीव अमृता सहगल के पास जाकर सारे खरीदे हुए ज्वेलरी आइटम्स का हैंडओवर ले लिया। साथ ही राजीव ने अमृता को अपनी शादी का इनविटेशन कार्ड भी दिया। ये सारे डिजाइन्स मैंने अपनी होने वाली वाइफ के लिए लिए हैं। 3 दिन बाद मेरी शादी है। ये आपका इनविटेशन कार्ड है। यू आर कॉर्डली इनवाइटेड। अमृता सहगल को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि राजीव मेहरा खुद उसे अपनी शादी का इनविटेशन कार्ड दे रहे थे। देश के सबसे अमीर बिजनेसमैन और पावरफुल पर्सनैलिटी की शादी का इनविटेशन मिलना अमृता के लिए बहुत बड़ी बात थी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर वेडिंग। मैं जरूर आऊंगी। अगले ही दिन दिल्ली के हर न्यूज़पेपर पर यही खबर थी कि एक मिस्टीरियस मैन ने अपने होने वाली बीवी के लिए दुगने पैसे देकर अमृता सहगल के लेटेस्ट डिजाइन्स को खरीद लिया। इसी अखबार को हाथ में लेकर वर्मा परिवार की लड़कियां आपस में बात कर रही थी। अरे भाई, आखिर कौन है ये इंसान जिसने रातों रात अमृता सहगल के सारे डिजाइन्स खरीद लिए? काश कोई मुझे भी इस तरह ज्वेलरी गिफ्ट करता। हाय, मजा आ जाता। और अगर ये कोई 60 साल का बुढ़ा हुआ तो ओ, फिर तो और भी अच्छा होता, क्योंकि कुछ ही सालों में वो बुढ़ा मर जाता और उसकी सारी दौलत मेरी होती। वैसे मुझे लगता है कि ये एक फेक न्यूज है। अरे, अमृता सहगल ने खुद कंफर्म किया है ये कोई फेक न्यूज नहीं है। मैंने तो ये भी सुना है कि 3 दिन बाद यानी मंडे को ये मिस्टीरियस मैन सिटी पैलेस में शादी करने वाला है। व्हाट? लेकिन सिटी पैलेस में तो सिर्फ रॉयल फैमिलीज की शादियां होती है ना, फिर वहाँ इस इंसान की शादी कैसे हो सकती है? ओहो, जो इंसान रातों रात दुगने पैसे देकर फ्रेंच एग्जीबिशन से ज्वेलरी आइटम खरीद सकता है, वो इंसान कुछ भी कर सकता है। बेशक उसके पास बहुत पैसा और पावर होगी। हाय, काश मुझे भी शादी में जाने का मौका मिलता। वहाँ ना जाने कितने अमीर लोग आएंगे। वैसे कुछ दिनों से मैंने साकेत को नहीं देखा है। तुम्हारी उससे बात नहीं हो रही है क्या? होती है ना। मेरी तो साकेत से हर रोज बात होती है। वो किसी काम के सिलसिले में बाहर गया है। तुम ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि मेरा पति मुझे कुछ बताता नहीं और बाहर घूमता फिरता रहता है। वो अपनी हर बात मुझे बताता है और उसकी वाइफ उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, समझी? पीयूष वहीं बैठा उन दोनों की बातें सुन रहा था। एक बात तो साफ थी कि ये इंसान वाकई बेहद अमीर था और इस इंसान की शादी में सिर्फ बड़े घराने के लोग ही आएंगे। पीयूष सोच रहा था कि अगर उन्हें भी इस शादी का इनविटेशन मिलता तो ये वर्मा खानदान की अभी अभी खराब हुई इज्जत को वापस लौटा सकता था। शादी को सिर्फ 3 दिन बाकी थे और अभी तक दिल्ली के हर बड़े बिजनेसमैन को इस शादी का इनविटेशन मिल चुका था। वर्मा बिजनेस हाउस को अब तक कोई इनविटेशन नहीं मिला था। बात साफ थी, वर्मा बिजनेस हाउस की उस शहर में कोई अच्छी रेप्यूटेशन नहीं थी। इधर दूसरी तरफ राजीव और प्रिया वेडिंग इनविटेशन को लेकर डिलेमा में थे। यूं तो शादी की सारी तैयारी राजीव ने खुद की थी, लेकिन वर्मा फैमिली को इनविटेशन देने में वो दोनों झिझक रहे थे। मैं अपने परिवार को अच्छी तरह से जानती हूँ। वो लोग हमारी खुशी में कभी शामिल नहीं होंगे, बल्कि वो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। मुझे उन्हें कोई इनविटेशन नहीं देना। वो चाहे खुश हो या ना हो, हमारी शादी में आए या ना आए, फिर भी ये हमारा फर्ज है कि हम अपनी शादी में उनको इनवाइट करें। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ चलो और हम दोनों साथ मिलकर उन्हें अपनी शादी के लिए इनवाइट करेंगे। जैसा तुम्हें ठीक लगे राजीव। राजीव और प्रिया दोनों भानु प्रताप के घर उन्हें इनविटेशन देने गए। भानु प्रताप के घर में इसी शादी को लेकर डिस्कशन हो रहा था। भानु प्रताप वर्मा काफी डिसअपॉइंटेड थे क्योंकि इतनी बड़ी शादी का इनविटेशन उन्हें नहीं मिला था।
ये शादी सिर्फ एक गैदरिंग नहीं, बल्कि हमारे लिए एक मौका था अपनी खोई इज्जत को वापस पाने का। शहर के लगभग हर बड़े बिजनेस हाउस को इस शादी का इनविटेशन मिला है। ये हमारे लिए शर्म की बात है। इसी बीच प्रिया और राजीव भानु प्रताप के घर में दाखिल होते हैं। तुम दोनों इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? दादाजी, इस मंडे मैं और राजीव शादी कर रहे हैं। ये आपके लिए हमारी शादी का इनविटेशन कार्ड है। What a coincidence! मिस्टीरियस मैन की शादी भी इस मंडे को ही है, और वो भी सिटी पैलेस में। कहीं तुम दोनों भी तो सिटी पैलेस में ही शादी नहीं कर रहे हो? तुमने बिल्कुल ठीक समझा दी थी। हमारी शादी भी सिटी पैलेस में ही है। दरअसल राजीव के काफी अच्छे सोर्सेज हैं, इसीलिए हमें डिस्काउंटेड रेट पर वहाँ शादी करने की परमिशन मिल गई। सिटी पैलेस का नाम सुनते ही उन लोगों को बड़ा झटका लगा। तुम दोनों से बड़ा बेशर्म ना मैंने आज तक नहीं देखा। मौके का फायदा उठाना तो कोई तुम दोनों से सीखे। तुम लोगों ने जानबूझकर सेम डेट और सेम वेन्यू चूज किया है ना, ताकि उस ग्रैंड वेडिंग के बहाने तुम्हें भी थोड़ी लाइमलाइट मिल जाए। किसी और का बिग डे स्पॉइल करने में तुम लोगों को थोड़ी भी शर्म नहीं आती, है ना? अदिति और राजीव ने वर्मा खानदान के लोगों से यही उम्मीद की थी। अदिति का गुस्सा अब तक शांत नहीं हुआ था। और प्रिया, तुमने अभी क्या कहा? डिस्काउंटेड रेट? क्या तुम्हें उस वेन्यू की रेट का अंदाजा भी है? दादाजी से मिले 5 करोड़ रुपयों से तुम क्या दुनिया खरीदने वाली हो? प्रिया, अगर तुम्हारे पास इतने ही पैसे हैं तो तुम्हें हमारे बिजनेस हाउस में काम करने की जरूरत ही क्या है? और क्या सोचकर तुम हमें ये इनविटेशन देने आई हो? तुम चाहती हो कि जब पूरा शहर उस ग्रैंड वेडिंग का हिस्सा बन रहा हो, उस वक्त हम तुम्हारी इस बेकार सी शादी को अटेंड करें? हाँ, मेरे ख्याल से तो हम में से किसी को भी तुम्हारी शादी में नहीं जाना चाहिए। आखिर हमें अपने खानदान की इमेज भी तो मेंटेन करनी है। उन सब की बातें सुनकर राजीव इरिटेट होने लगा था। इट्स ओके अदिति, वैसे भी तुम्हारे ना आने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राजीव, तुम किस तरह से बात कर रहे हो? भला इस तरह से कौन इनविटेशन देता है? और इस तरह शादी के नाम पर फिजूल खर्ची करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तुम दोनों किसी नॉर्मल होटल में भी शादी कर सकते हो। लेकिन दादाजी। रहने दो प्रिया, वैसे भी अदिति कुछ गलत नहीं कह रही है। हम अगर तुम्हारी शादी में आएंगे तो लोग न जाने हमारे बारे में क्या सोचेंगे। एग्जैक्टली, मैं तो उनकी शादी में बिल्कुल नहीं जाऊंगी। आई जस्ट विश कि हमें उस ग्रैंड वेडिंग का इनविटेशन मिल जाए। इससे हमारी रेप्यूटेशन और भी बढ़ जाएगी। बाकी सबका तो पता ही था, लेकिन प्रिया को अपने दादाजी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी दादाजी। आप हमारे परिवार के सबसे बड़े हैं। मैंने सोचा था कि आप हमें आशीर्वाद देने जरूर आएंगे। कोई बात नहीं, जैसी आपकी मर्जी। चलो राजीव, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। राजीव और प्रिया वहाँ से निकलने लगे। तभी अदिति ने उनका इनविटेशन कार्ड उन्हें लौटा दिया। अपना इनविटेशन कार्ड लेते जाओ, किसी और को दे देना। You will surely regret it. राजीव और प्रिया वहाँ से निकल गए। पूरे शहर में उस ग्रैंड वेडिंग की बातें हो रही हैं। कहीं हमने सेम डेट और सेम वेन्यू चूज करके कोई गलती तो नहीं किया ना? तुम बस मुझ पर भरोसा रखो, हमने कोई गलती नहीं की है। प्रिया को घर ड्रॉप करने के बाद राजीव अपनी बेटी के लिए रिंग खरीदने के लिए अमृता सहगल के किड्स शोरूम में गया। वहाँ डिस्प्ले में बच्चियों के लिए कार्टून कैरेक्टर्स वाली बेहद खूबसूरत रिंग्स थी। वहीं पर राजीव को आर्या की फेवरेट कार्टून कैरेक्टर वाली रिंग भी मिल गई। एक्सक्यूज मी, मुझे ये रिंग पसंद है, क्या आप मुझे इसे निकाल कर दिखा सकते हैं? राजीव की सिंप्लिसिटी को देखकर उस सेल्समैन को लगा कि राजीव की ये रिंग खरीदने की औकात नहीं है। आई एम सॉरी, ये रिंग बहुत एक्सपेंसिव है। यहाँ आपके औकात के हिसाब से कुछ नहीं मिलेगा, कहीं और जाकर रिंग खरीदिए। सेल्समैन की बात सुनते ही राजीव को गुस्सा आया। उसने अपना कार्ड निकाला और सेल्समैन के सामने जोर से पटका। जस्ट शो मी द रिंग। राजीव की कड़क आवाज और कार्ड को चेक करने के बाद उस सेल्समैन को लगा कि राजीव इसे खरीद सकता है। जी, मैं अभी आपको ये रिंग दिखाता हूँ। रिंग को ग्लव्स पहनकर ही हाथ लगाना। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे छूने से रिंग गंदी हो जाए। आफ्टर ऑल, ये रिंग मैं अपनी बच्ची के लिए लेने वाला हूँ। राजीव की बात सुनकर सेल्समैन शर्मिंदा हो गया। उसने जल्दी से ग्लव्स पहने और रिंग निकालकर राजीव को दिखाने लगा।
लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। ये अमृता सहगल की बेहतरीन कलेक्शंस में से एक है। इसे खास बच्चों की सॉफ्ट स्किन को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इसके बॉर्डर पर लगे टाइनी डायमंड्स बहुत ही इंट्रिकेट वर्क है। लाइट वेट होने की वजह से बच्चे इसे आसानी से कैरी कर पाएंगे। ये कार्टून कैरेक्टर बच्चों का फेवरेट है और इस रिंग के बैक साइड में इस कार्टून क्रिएटर का सिग्नेचर इनग्रेव किया हुआ है। परफेक्ट, स्वाइप द कार्ड। सेल्समैन पेमेंट के लिए कार्ड स्वाइप ही करने वाला था कि तभी अमृता सहगल आउटलेट विजिट करने के लिए वहां आई। राजीव मेहरा को अपने आउटलेट में खड़ा देख अमृता हैरान हो गई। हेलो सर, आप यहाँ इस तरह? आपको कुछ चाहिए था तो मुझसे कह देते। खुद परेशानी उठाने की क्या जरूरत थी आपको? कोई बात नहीं अमृता, इट्स कम्प्लीटली फाइन। राजीव और अमृता सहगल को इस तरह बातें करते देख सेल्समैन समझ गया था कि ये कोई ऑर्डिनरी कस्टमर नहीं है। मैम, इन्होंने आपके सिलेक्टेड डिजाइनर एडिशंस में से ये रिंग सिलेक्ट की है। अमृता सहगल ने उस रिंग को अपने हाथ में लिया और कुछ देर देखने के बाद बोली, आई मस्ट से यू हैव अ ग्रेट चॉइस। ये रिंग मेरी किड्स कलेक्शन की फाइनेस्ट डिजाइन है सर। अमृता, दरअसल मैं ये रिंग अपनी बेटी के लिए ले रहा हूँ और मुझे अपनी प्रिंसेस के लिए परफेक्ट रिंग ही चाहिए थी, इसीलिए मैं खुद यहाँ आकर रिंग सिलेक्ट कर रहा हूँ। दैट्स ग्रेट। मैं अभी आपके लिए इस रिंग को पैक करवाती हूँ और आपकी प्रिंसेस के लिए मैं इस 5 लाख की रिंग पर 50% डिस्काउंट भी दूंगी। आप प्लीज मना मत करिएगा। ठीक है, लेकिन मुझे आपसे एक बात करनी थी। कहिए सर, आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे आपका ये आउटलेट बहुत अच्छा लगा, लेकिन आपका स्टाफ काफी अनप्रोफेशनल है। राजीव की बात सुनकर उस सेल्समैन के हाथ पैर कांपने लगे। अमृता समझ चुकी थी कि सेल्समैन ने राजीव के साथ जरूर कुछ ऐसा किया है जो इसे नहीं करना चाहिए था। सर, आप प्लीज मुझे सब कुछ बताइए। क्या इस सेल्समैन ने कुछ गलती की है? ही इज नॉट वेल ट्रेन्ड। कस्टमर के साथ किस तरीके से पेश आया जाता है वो इसे शायद पता नहीं है। अमृता बेहद गुस्से से उस सेल्समैन की ओर देखने लगी। तुम्हें कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। यू आर फायर्ड। अमृता की बात सुनकर सेल्समैन बिल्कुल घबरा गया। उसे इस नौकरी और पैसे की सख्त जरूरत थी। उसने राजीव के पैर पकड़ लिए। सर, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे इस नौकरी से मत निकालिए। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। राजीव को उस सेल्समैन पर दया आ गई। उसे अपने पैरों से उठाते हुए राजीव ने अमृता से कहा, इसे नौकरी से निकालने की जरूरत नहीं है। कुछ दिन के लिए इसे ट्रेनिंग पर रखो और इसे सिखाओ कि कस्टमर के साथ कैसे डील किया जाता है। अगर इसका परफॉर्मेंस अच्छा है तो इसकी सैलरी भी बढ़ा देना। ओके सर, एज यू से। राजीव ने फाइनली वो रिंग ले ली और बेहद खुश होकर वहां से चला गया। ये पूरी वारदात उस मॉल के कैमरे में कैप्चर हो गई थी। एक अनइवन इंसिडेंट होने के कारण किसी ने इसे इंटरनेट पर पोस्ट कर दिया था, लेकिन इस वीडियो पर लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि अभी हर कोई मिस्टीरियस मैन की ग्रैंड वेडिंग में इंटरेस्टेड था। इसके बाद राजीव प्रिया के माता पिता के पास जाकर शादी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने लगा। आखिर अब शादी में वक्त ही कितना बचा था। दूसरी तरफ वर्मा खानदान के बाकी लोग हर कोशिश कर रहे थे जिससे उन्हें उस ग्रैंड वेडिंग का इनविटेशन मिल सके, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार जा रही थी। काफी कोशिशों के बाद अब उन्होंने द मेहरा एम्पायर के जरिए उस शादी में जाने का प्लान बनाया। दादाजी, अब हम द मेहरा एम्पायर के साथ जुड़ चुके हैं। हम उन लोगों के जरिए बड़ी आसानी से बगैर इनविटेशन भी शादी में शामिल हो सकते हैं। तो बताइए, इस पर आपका क्या कहना है? तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन इसके लिए बात करने द मेहरा एम्पायर कौन जाएगा? दादाजी, आप इस बात की चिंता मत करिए। मैं खुद जाऊंगी उनसे बात करने। चली जाओ, पर वहाँ जाकर कोई नई बेवकूफी मत करना। हम उन्हें पहले भी नाराज कर चुके हैं। इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। डोंट वरी अबाउट इट। बिना समय बर्बाद किए अदिति द मेहरा एम्पायर के ऑफिस पहुंच गई। मुझे कुणाल मेहरा के साथ एक अर्जेंट मीटिंग करनी है। आप प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए। सॉरी मैडम, लेकिन आपको उनसे मिलने के लिए पहले से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। इस तरह आप अंदर नहीं जा सकती। अरे मेरी बात समझिए, मुझे उनसे मिलना बेहद जरूरी है। आप बस उनसे जाकर कहिए कि वर्मा बिजनेस हाउस से अदिति उनसे मिलने आई है। माफ करिएगा, लेकिन हमें स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि वर्मा बिजनेस हाउस से सिर्फ प्रिया मैडम ही उनसे मिलने अंदर जा सकती हैं। कुणाल सर किसी और के साथ डील नहीं करना चाहते। मैं कुणाल मेहरा से मिले बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी।
फिर चाहे मुझे यहीं पर उनका इंतजार क्यों न करना पड़े। अदिति सारा दिन द मेहरा एम्पायर के ऑफिस के बाहर बैठी रही, लेकिन फिर भी वो कुणाल मेहरा से नहीं मिल पाई। वर्मा खानदान अब बहुत निराश हो चुका था। उन्हें दूसरा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था जिसकी मदद से वो लोग उस शादी में जा सके। मुझे आज तक इतनी शर्मिंदगी कभी नहीं हुई। हमारे हाथ इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगा है, आज सारा शहर हमें जानता है, लेकिन फिर भी हमें इस शादी में जाने के लिए इस तरह नाकाम कोशिशें करनी पड़ रही हैं। दादू, उस शादी में बगैर इनविटेशन के घुसना बहुत मुश्किल है। वेन्यू की सिक्योरिटी इतनी टाइट है, कोई परिंदा भी वहां पर नहीं मार सकता है। मीडिया को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं दी गई है। अब कोई रास्ता नहीं बचा है, हम कुछ नहीं कर सकते। अदिति इसमें अपने पति की मदद ले सकती थी। साकेत की उस शहर में काफी पहुंच थी। अदिति ने मदद के लिए साकेत को मैसेज भी किया था, लेकिन साकेत का कोई रिप्लाई नहीं आया। कुछ दिनों से साकेत अदिति से बात नहीं कर रहा था और ना ही उससे मिलना चाहता था। साकेत का ये बिहेवियर अदिति को बहुत अजीब लग रहा था। अब तो एक ही उपाय है। शादी वाले दिन हम सब तैयार होकर सिटी पैलेस के बाहर पहुंच जाएंगे। अगर कोई जान पहचान वाला इंसान अंदर जाता दिखा तो उसके साथ हम भी अंदर घुसने की कोशिश करेंगे। वर्मा खानदान के लोगों ने शादी का हिस्सा बनने के लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ आजमा लिया था। अब वहां जाकर तमाशा देखने के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं बचा था। आखिर वो दिन आ ही गया। इसके बारे में हर कोई बात कर रहा था। सिटी पैलेस के बाहर मीडिया की भीड़ लगी पड़ी थी, लेकिन वहां एक फोटो क्लिक करना भी बेहद मुश्किल था। ड्रोन्स भी उड़ाए जा रहे थे ताकि उस शादी की एक झलक मिल सके, लेकिन टाइट सिक्योरिटी होने की वजह से ये सब पॉसिबल नहीं था। शहर के तमाम छोटे बड़े बिजनेस हाउसेस के लोग इस शादी में इनवाइटेड थे। ऐसा लग रहा था कि मानो वर्मा खानदान को छोड़कर पूरा शहर उस ग्रैंड इवेंट का हिस्सा हो। वर्मा खानदान के लोग तैयार होकर वेन्यू के बाहर गाड़ी में बैठे ये पूरा तमाशा देख रहे थे। उन लोगों को बहुत शर्मिंदगी हो रही थी, लेकिन यहाँ तक आने के बाद एक लास्ट ट्राई करना तो बनता ही था। सबसे पहले अदिति गाड़ी से बाहर निकली। उसने एक लाल रंग की ड्रेस पहनी थी, गले में एक हेवी डायमंड नेकलेस और उसके साथ पूरे शरीर पर अदिति ने भर भर के डायमंड ज्वेलरी पहनी थी। उसका अपीयरेंस बहुत ज्यादा शाइनी था। हर ओकेजन में ओवर ड्रेस रहना अदिति की पुरानी आदत थी। अदिति के पीछे पीछे वर्मा खानदान के बाकी लोग भी गाड़ी से निकल गए। वो लोग जैसे ही वेन्यू के अंदर जाने लगे, वैसे ही सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें रोक लिया। क्या मैं आपका इनविटेशन कार्ड देख सकता हूँ? इनविटेशन कार्ड का नाम सुनते ही उनके चेहरे का रंग उड़ गया। क्या कहा आपने? इनविटेशन कार्ड? दरअसल हम अपना इनविटेशन कार्ड तो लाना ही भूल गए। माफ करिएगा, पर आप बगैर इनविटेशन कार्ड के अंदर नहीं जा सकते। मेरा यकीन मानिए, हमें इनविटेशन मिला है, लेकिन हम उसे लाना भूल गए। अगर एक इनविटेशन कार्ड लाने के लिए वापस जाएंगे तो काफी देर हो जाएगी, इसलिए हमें जाने दीजिए। अच्छा, कोई बात नहीं, आप अपना नाम बताइए, मैं अभी लिस्ट में चेक कर लेता हूँ, फिर आप अंदर जा सकते हैं। भानु प्रताप वर्मा अपना नाम बताने में हिचकिचा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका नाम शायद लिस्ट में है ही नहीं। देखिए, आप हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं, जल्दी अपना नाम बताइए। अरे, इनका नाम भानु प्रताप वर्मा है। चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें तो इनविटेशन मिला हुआ है। सिक्योरिटी गार्ड ने अदिति की बातों को इग्नोर करते हुए लिस्ट में भानु प्रताप वर्मा का नाम चेक किया, लेकिन उस लिस्ट में भानु प्रताप का नाम कहीं भी नहीं था। इस लिस्ट में कहीं भी आपका नाम नहीं है, इसलिए हमारा समय बर्बाद मत कीजिए और निकल जाइए यहाँ से। गेट आउट। सिक्योरिटी गार्ड के रूड बिहेवियर के बाद वर्मा खानदान के सभी लोगों का मुंह उतर गया, लेकिन अदिति कहाँ मानने वाली थी। उसे तो तमाशा करने का मौका चाहिए था। उसने सोचा कि अगर वो कोई बड़ा तमाशा करेगी तो लोगों का ध्यान बढ़ जाएगा और वो लोग आसानी से अंदर जा पाएंगे। मैं आपकी बात नहीं मानने वाली हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम में से किसी का भी नाम उस लिस्ट में ना हो। आप फिर से चेक करो। मैंने एक बार चेक कर लिया है, अब दोबारा चेक नहीं करूँगा। मेरा नाम अदिति है, जरा मेरे नाम से चेक करके बताओ। अगर मेरा नाम भी ना मिला ना, तो हम में से हर किसी का एक एक करके तुम्हें नाम लिस्ट में चेक करना होगा। मुझे तो लगता है तुम लोगों को इनविटेशन मिला ही नहीं है, तुम यहाँ सिर्फ तमाशा करने आए हो। सुनो, बकवास बंद करो तुम, और जितना कहा जाता है उतना ही करो। गार्ड्स, इन लोगों को यहाँ से बाहर फेंको।
क्या कहा तुमने? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बड़े बेशर्म हो तुम लोग। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि अंदर कितने हाई प्रोफाइल लोग आए हैं, और फिर तुम लोगों की तो शक्ल ही बता रही है कि तुम्हें इतनी बड़ी शादी का इनविटेशन मिल ही नहीं सकता है। सिक्योरिटी गार्ड के रोकने के बाद भी अदिति जबरदस्ती वेन्यू के अंदर घुसने की कोशिश करने लगी। सिक्योरिटी गार्ड ने अदिति को हटाने के लिए उसे जोर से धक्का दिया, जिसके कारण अदिति जमीन पर गिर गई। मीडिया के लोग वहां बड़े परेशान खड़े थे, क्योंकि उन्हें इवेंट कवर करने में दिक्कत आ रही थी। इसी बीच अदिति के तमाशे ने उनका सारा अटेंशन ग्रैब कर लिया। इस इंटरेस्टिंग फुटेज को मीडिया मिस नहीं कर सकती थी। अचानक सारे कैमरे वर्मा खानदान के लोगों पर और खास करके अदिति पर फोकस करने लगे। हजारों कैमरे एक साथ वर्मा खानदान की हरकतों को कैद कर रहे थे। अदिति कैमरे को देखकर कॉन्शियस हो गई और अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाने लगी। ओह प्लीज स्टॉप इट, स्टॉप इट। सिक्योरिटी गार्ड्स ने वर्मा खानदान के लोगों को धक्का मारते हुए गेट से बाहर निकाल फेंका। भानु प्रताप वर्मा ने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी बेइज्जती कभी नहीं झेली थी। उनका मन कर रहा था कि चुल्लू भर पानी में डूब मरे। मैं और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। चलो यहाँ से। इतनी कोशिश करने के बाद भी हम कुछ नहीं कर सके। हमें खाली हाथ यहाँ से लौटना पड़ रहा है। मेरा मन चाहता है कि अब किसी भी तरह हम लोग अंदर जरूर चले जाएं। अगर हमने अब कोई भी नई कोशिश की तो हम इस शहर में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचेंगे। बेटा पीयूष, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। किसी भी तरह उन मीडिया वालों से बात करके हमारी फोटोज और वीडियोस लीक होने से रोक लो, नहीं तो पूरा शहर हमारी थू थू करेगा। दादाजी, अब बहुत देर हो चुकी है। मीडिया वाले लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं। अब तक तो न जाने कितने लोगों ने हमारे साथ ये सब होते देख लिया होगा। पीयूष ने अपना मोबाइल निकाला और उस इवेंट की लाइव टेलीकास्ट भानु प्रताप और अदिति को दिखाया। ये सब कुछ देखकर भानु प्रताप तो मानो अधमरे से हो गए। अपनी पूरी जिंदगी में कमाई हुई इज्जत उन्होंने कुछ ही पल में गंवा दी थी। अब वर्मा खानदान के लोग गाड़ी में बैठकर वेन्यू के बाहर ही उस इवेंट का लाइव टेलीकास्ट मोबाइल पर देख रहे थे। मीडिया वाले लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह ड्रोन उड़ाकर उस शादी की कुछ झलक कैमरे में कैद कर पाएं, लेकिन टाइट सिक्योरिटी की वजह से वो लोग नाकाम हो रहे थे। इसी दौरान एक ड्रोन किसी तरह वेन्यू के अंदर जाने में सक्सेसफुल हो गया। अब उस शादी की कुछ तस्वीरें लोगों तक पहुंच रही थी। पेस्टल कलर के बेहद खूबसूरत और एक्सपेंसिव डिजाइनर लहंगे में दुल्हन की तस्वीरें ली गई। साथ ही अमृता सहगल के करोड़ों की डायमंड ज्वेलरी दुल्हन पर खूब जच रही थी। बेज कलर के 3 पीस सूट में दूल्हा किसी हैंडसम प्रिंस से कम नहीं लग रहा था। उस शादी में देश की तमाम बड़ी शख्सियत देखी जा सकती थी। कुणाल मेहरा और धीरेन्द्र शेखावत आपस में बात करते देखे गए थे। उस शादी में सब कुछ परफेक्ट नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो चांद सितारों को धरती पर सजा दिया गया। उस पूरे शादी में दुल्हन की खूबसूरती सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थी। शायद ही कभी किसी ने इतनी ब्यूटीफुल ब्राइड देखी हो। प्रिया की खूबसूरती को बयान नहीं किया जा सकता था। रमेश और सरला के चेहरे खुशी से दमक रहे थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी बेटी को इतना कुछ मिलेगा। बाहर गाड़ी में बैठे वर्मा खानदान के लोगों ने जब ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा तो उन्हें भरोसा ही नहीं हुआ। कहीं ये कोई बुरा सपना तो नहीं था। ये ब्राइड प्रिया की तरह क्यों दिख रही है? क्योंकि ये प्रिया ही है। मैं इसे पहचानने में गलती नहीं कर सकता। हाँ, ये दोनों तो राजीव और प्रिया ही हैं। क्या सचमुच राजीव इतना अमीर है?